गाइस एक बार सारे ग्रुप पे अपडेट डाल दीजिए, क्लास हैज स्टार्टेड। क्लास शुरू हो गया ऐसा करके प्लीज़ अपडेट डाल दीजिए हर जगह। मेरी आवाज़ आ रही है गाइस? Yes, sir. क्लास में जितने भी लोग आए हैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। आकांक्षा मेहता मैम, अनीता मैम, दीपिका मैम, फरीदा मैम, अहमद मैम और सभी लोग जो भी इस क्लास में आए हैं, इकट्ठा हुए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 डिस्कस करने, समझने, आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। गाइज अभी पेपर 1 में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, जो यूनिट हमने स्टार्ट किया है वो हायर एजुकेशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये हमारा एक यूनिट है आउट ऑफ 10। तो इस यूनिट में मैंने आपको कुछ बातें बताई है, जैसे रिकमेंडेशंस जो हैं उसको हमने डिस्कस किया है। और आज के क्लास में भी हम लोग हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, ठीक है। बट क्लास के स्टार्टिंग में गाइस कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसा हर दिन हम लोग करते हैं वैसे आज भी करेंगे। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वी नीड टू डिस्कस। ऑल these questions are like PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लास्ट 3 इयर्स। तो पिछले 3 साल का क्वेश्चन पेपर मैं हर दिन आपको कराता हूँ, करीब 5 या 10 की संख्या में ऐसे क्वेश्चन हर दिन हम लोग करते हैं क्लास में, जो यूजीसी नेट में आया है प्रीवियसली। तो आज भी करेंगे, उसके बाद क्लास की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन गाइज आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी। यहाँ पे आपको 5 बॉडीज दिए हुए हैं, सारे उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन से ही रिलेटेड है। आपको बताना है कि इनमें से कौन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। नैक, एनसीईआरटी, एनएमसी, एआईसीटी, तो इनमें से कौन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है? सर NACC नैक। मेरी आवाज आ रही है गाइस? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, Yes. तो सबसे पहले ये समझ लीजिए गाइस कि देखिए दो तरह के बॉडीज होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या है? जो संविधान में लिखित है पहले से ही, डे 1 से,
यानी ऐसे बॉडीज जो संविधान में मतलब संविधान का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में लिखित है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है गाइस, समय समय पे जरूरत के हिसाब से क्या होता है ना कि हमारा जो पार्लियामेंट है, भारत का जो संसद है, वो क्या करता है, जरूरत के हिसाब से एज पर नीड वो इस तरह की बॉडी को क्रिएट करता है, ताकि वो किस लिए, ताकि वो रेगुलेट कर सके किसी भी संस्था को, इंस्टीट्यूशन को, सोसाइटी को। जैसे मान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंक हैं बट बैंक का भी बैंक कौन है, सबसे बड़ा बैंक भारत का कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो क्या है, एक तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। पार्लियामेंट ने अपनी सहमति से एक ऐसा बैंक बनाया जो सभी बैंक को गवर्न करेगा, उसका नाम क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही गाइज हमारा उच्च शिक्षा में भी अगर हम देखें, हमारे हायर एजुकेशन में भी कई सारे ऐसे बॉडीज हैं जो समय के साथ पार्लियामेंट ने एज अ रेगुलेटरी बॉडी बनाया है, ताकि वो गवर्न कर सके, संस्था को देख सके, चला सके, मॉनिटर कर सके। तो उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसके पास पार्लियामेंट के द्वारा जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से ऐसे कई सारे बॉडीज क्रिएट किए जाते हैं और उसको पावर दिया जाता है कि आप जो है अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर सकें और संस्थाओं को गवर्न कर सकें। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या मान लीजिए कि ह्यूमन राइट कमीशन जो है, ह्यूमन राइट कमीशन, अब समय के साथ मान लीजिए कि ह्यूमन राइट की जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट ने एक बना दिया, नेशनल ह्यूमन राइट, मानव अधिकार का संरक्षण के लिए। ऐसे ही यूजीसी है, यूजीसी भी एक बॉडी है ना, 1953 में बना, जरूरत के हिसाब से, राधा कृष्णन कमीशन के रिकमेंडेशन पे। तो दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडी, जो एज पर नीड, जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे भारत का जो पार्लियामेंट है वो फिर इस तरह के बॉडीज तैयार करता है, बनाता है। तो इनमें से कौन है जो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं। क्या होना चाहिए आंसर? नैक, एनएमसी, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा सर। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इंक्लूड नैक, एनसीईआरटी। ओके, तो नैक और एनसीईआरटी जो है ये तो नहीं है, क्योंकि नैक तो यूजीसी ने ही बनाया, नैक, एनसीईआरटी भी नहीं, एआईसीटी है। क्योंकि एआईसीटी जैसे हमारा यूजीसी है, वैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस को कौन डील करता है, एआईसीटी, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये तो है। एनसीटीई भी है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये भी है। तो ए और सी जो है वो नहीं है, तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा ए और सी। जैसे नैक नहीं है, एनसीईआरटी नहीं है, नीति आयोग, ये सारे स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो नहीं है उसमें क्या क्या आएगा आपका, ए और सी, यानी नैक और एनसीईआरटी। बाकी उसके अलावे सारे हैं, एआईसीटी है, एनएमसी है, ये सारे रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा। इस यहाँ पे 4 इंस्टीट्यूशन ही हैं सारे, एआईसीटी जो अभी मैंने बताया आपको, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, फिर आईसीएचआर, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, भारतीय इतिहास जिसको कहते हैं ना इतिहास परिषद, आईसीपीआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, और आईसीएसएसआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ऑप्शन बताइए ए। कौन किससे सर मैच होगा? फर्स्ट इज तो आंसर ए, ए इज ऑप्शन ए। राइट। ए का थर्ड होगा सर, यानी कि एआईसीटी जो है वो सर प्रमोशन ऑफ क्वालिटी इन टेक्निकल एजुकेशन होगा सर। और बी का सेकेंड यानी कि सर आईसीएचआर का होगा प्रमोट्स रिसर्च इन हिस्ट्री। और सर सी का फर्स्ट यानी कि आईसीपीआर का होगा प्रमोट्स रिसर्च इन फिलोसफी। एंड डी का सर फोर्थ होगा प्रमोट्स रिसर्च ICSSR प्रमोट्स रिसर्च इन सोशल साइंस। हाँ, ये तो सिंपल वैसे पता लग जा रहा है, क्योंकि जैसे फुल फॉर्म अगर पता है तो आप इजीली कर पाएंगे। एआईसीटी है तो प्रमोशन ऑफ क्वालिटी इन टेक्निकल एजुकेशन, मतलब तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। आईसीएचआर है, हिस्ट्री से संबंधित है तो प्रमोट रिसर्च इन हिस्ट्री। आईसीपीआर है तो फिलोसफिकल रिसर्च, तो वो फिलोसफी को प्रमोट करेगा। एसएसआर मतलब सोशल साइंस,
तो ए है, ए फॉर अमेरिका होगा ना आंसर, ए फॉर अमेरिका। सर इसका आंसर बताइए गाइस, कौन सा एक्ट कब आया था? अच्छा, इसका ऑप्शन ही नहीं है क्या? ठीक है, वैसे इसका बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्म ऑफ न्यू मीडिया? इनमें से कौन न्यू मीडिया का एग्जांपल है? इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम सर। न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी। क्या होगा? इंस्टाग्राम। Instagram. इसका आंसर बताइए। यहाँ दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला कह रहा है कि इट इज अ प्रोग्राम कोड दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ विद द इंटेंशन ऑफ डिलीटिंग फाइल्स। यानी एक प्रोग्राम कोड है जो कि अपने आप को क्या कर सकता है, रेप्लिकेट मतलब कॉपी पेस्ट, यानी मैंने अपना रेप्लिकेशन मतलब अपना ही कॉपी किया, नकल करना। तो ऐसा प्रोग्राम कोड जो खुद को अपने आप को ही रेप्लिकेट कर सकता है विद द इंटेंशन ऑफ डिलीटिंग फाइल्स, ताकि कल को अगर फाइल डिलीट भी हो जाए तो वो हमारे सिस्टम में रहे, है ना। स्टेटमेंट 2 है कि इट कैन बी फिल्टर्ड बट एट द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स लेवल। यानी जो प्रोग्राम कोड है, ऐसा प्रोग्राम कोड फिल्टर तो हो सकता है लेकिन आईएसपी के लेवल पे ही हो सकता है। तो क्या कोई ऐसा प्रोग्राम कोड है जो अपने आप को रेप्लिकेट कर ले विद द इंटेंशन ऑफ डिलीटिंग फाइल्स? First is right and second is wrong. Sati. क्या होगा? सर ऑप्शन नंबर सी होगा सर, फर्स्ट इज फॉल्स एंड Sati होगा। Statement 1 false है, statement 2 true है। सी। यस सर। Yes sir. सी इज द आंसर। यानी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज करेक्ट। 1 इज फॉल्स बट 2 इज करेक्ट। बहुत बढ़िया। सर आप म्यूट हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है गाइस कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटजी टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स? निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण बाधाओं को दूर करने की एक रणनीति है? इनमें से कौन है जिससे आप कम्युनिकेशन का बैरियर को दूर कर सकते हैं, मतलब कम्युनिकेशन बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, हर बाधा खत्म हो जाएगा। तो इनमें से कौन? ऑप्शन नंबर सी Sir, होगा C सर, होगा। सेटिंग ऑफ ग्राउंड रूल्स। So setting of ground rules sir C. क्या होना चाहिए? क्या आप कैसे आप कम्युनिकेशन के बैरियर को खत्म कर सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया हो जाए? क्या आप उन्नत तकनीकी प्रावधान यानी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, अग्रेशन आक्रामक हो जाएंगे, या सेटिंग ऑफ ग्राउंड रूल्स यानी नियम बनाएंगे, नियम तय करेंगे कम्युनिकेशन के टाइम पे, यूज ऑफ जार्गन शब्द का प्रयोग? क्या होना चाहिए आंसर? कौन ऐसा है जो Option C. बी एग्रेशन? ऑप्शन सी। C sir C ground सर rules. सी होगा सर, आधिकारिक नियमों को तय करना सर। सेटिंग ऑफ ग्राउंड रूल। क्यों सी क्यों होना चाहिए? सी क्यों होना चाहिए वैसे? सी क्यों होना चाहिए बताइए? सर आई होप सेटिंग ऑफ ग्राउंड रूल्स मतलब आधिकारिक नियमों में तो उन्नत तकनीकी भी हो सकती है, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी। तो सी होना चाहिए या फर्स्ट ए होना चाहिए या सी होना चाहिए? सी होना चाहिए ए सर। होना चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोविजन। उन्नत तकनीकी प्रावधान। सेटिंग ऑफ ग्राउंड रूल्स का मतलब सेटिंग ऑफ ग्राउंड रूल्स का मतलब ये होता है कि आप अपना एक फ्रेमवर्क क्लियर करके चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया, पहले ही एक बता दिया आपको कि आपको माइक को क्या रखना है, म्यूट रखना है, क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बहुत तरह की बात है। तो एक फ्रेमवर्क मतलब क्लियर पिक्चर मैंने रख दिया आपके सामने, मतलब इन शॉर्ट गाइडलाइंस, है ना। बिहेवियर कैसा होगा आपका, एक्सपेक्टेशन कैसा होगा, ओके। तो इससे क्या होता है कि भाई सबको पहले ही पता है कि मीटिंग में कितना रिएक्ट करना है, कितना बोलना है, कब नहीं बोलना है। तो ये भी कहीं ना कहीं वैसे कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम तो करता ही है। बाकी ए वाला भी वैसे हो सकता है एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोविजन, कि आप टेक्नोलॉजी को और एडवांस बनाएं, ठीक है।
तो एनटीए के अकॉर्डिंग वैसा सी ही मुझे लगता है होगा, लेकिन अगर सी नहीं होता तो ए भी हो सकता था। बाकी बी और डी तो नहीं है, बट ए और सी दोनों है अपने जगह पे सही। इसका आंसर बताइए गाइस, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वॉज एन इसेंशियल फाउंडेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वॉज द व्यू हेल्ड बाय द कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। यानी जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन है, मतलब क्लास 6 के बाद 6, 7, 8 एंड ऑल, वो क्या बहुत इसेंशियल है ना। और ऐसा कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो कमीशन, जिसको आप सैडलर कमीशन कहते हो ना, सैडलर कमीशन, तो क्या सैडलर कमीशन में ऐसा कहा गया था कि जो माध्यमिक शिक्षा है यानी क्लास 5 के बाद 6, 7, 8, क्या ये शिक्षा बहुत इसेंशियल है, अति आवश्यक है, क्योंकि यही जो है आपका बेस तैयार, फाउंडेशन तैयार करता है, भूमिका तैयार करता है। और दूसरा है द कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन रिकमेंडेड द यूज ऑफ मदर टंग इन द इंटरमीडिएट कॉलेज यानी +2। क्या कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन जो सैडलर कमीशन आया था आई थिंक 1917 में, हाँ 1917 में जो सैडलर कमीशन आया था, तो क्या उसमें ऐसा रिकमेंड किया गया था कि इंटरमीडिएट कॉलेज यानी +2 में मदर टंग में पढ़ाई होनी चाहिए? क्या ऐसा था? सर आई होप फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज राइट। इंटरमीडिएट कॉलेज में मदर टंग पॉसिबल है वैसे? सर बोथ स्टेटमेंट सर, हाई फर्स्ट एंड स्कूल का सेकंड था आर वो। इनकरेक्ट सर। बंगाल में सर रूल रेगुलेशन अलग है। क्योंकि प्राइमरी क्लास में तो समझ में आता है, इंटरमीडिएट में मदर टंग तो कंपलसरी है सर। कंपलसरी है मदर टंग? नहीं 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 सर, नहीं। नॉट कंपलसरी। I think C. Of statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. क्या होना चाहिए बताइए? सर नहीं होना चाहिए। सैडलर आयोग में, कलकत्ता आयोग में कहा गया था कि उसमें सर, जो प्राथमिक शिक्षा के सुधार पे मतलब महत्वपूर्ण बल दिया जाएगा। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ना सर स्टेटमेंट नंबर 2 का अगर बताया जाए, इट्स तो द कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन रिकमेंडेड द यूज ऑफ मदर टंग इन द इंटरमीडिएट कॉलेज फॉर टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट्स है। सही है सर सेकंड सही है। सही है सही सर, है। दोनों सही है। फर्स्ट भी सही है, फर्स्ट तो सही है। यस सर। अच्छा, मतलब सैडलर कमीशन में ये कहा गया कि +2 में भी, मतलब इंटरमीडिएट कॉलेजेस में भी जो है मदर टंग में पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसा कहा गया था। और पहला सैडलर कमीशन में सेकेंडरी एजुकेशन को इसेंशियल माना गया था, यानी महत्वपूर्ण माना गया था। ओके, क्योंकि सैडलर कमीशन में ये देखा गया था कि जब तक माध्यमिक शिक्षा को बेहतर नहीं किया जाएगा, तब तक कॉलेज लेवल पे तो बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? 12 पास करके ही तो आ रहे हैं, या सेकेंडरी क्लास को पास करके ही तो आ रहे हैं। तो सेकेंडरी क्लास को बेहतर करने से ही कॉलेज एजुकेशन अच्छा होगा, ये सैडलर ने ऑब्जर्व किया, तो ये बातें उन्होंने बोली। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, है ना, बोथ आर करेक्ट। अब देखने में तो दोनों गलत लग रहा है, लेकिन दोनों ही सही है। सर दोनों सही नहीं है सर, दोनों गलत ही है सर। मदर टंग वहाँ पे बंगाली ही है सर। भाई आप अपने एक बात पे क्यों नहीं रहते? अभी तक आप 4 बार अपना स्टेटमेंट बदल चुके हैं, बदल दोगे? आप इंटरनेट पे देख के मतलब बता रहे हो, क्लास को गुमराह कर रहे हो? पहले आप बोल रहे हो सही है, फिर बोल रहे हो गलत है, फिर इंटरनेट पे पढ़ रहे हो, बदलोगे? सर एनटीए का आंसर क्या है हाँ? इसका? ये आंसर गलत है सर, दोनों ही। एनटीए का आंसर पहला वाला तो वैसे द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाज एन एसेंशियल फाउंडेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द व्यू हेल्ड बाय, पहला वाला तो ठीक है, दूसरा वाला गलत होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी एनटीए का एक बार देखना पड़ेगा, एनटीए क्या दे रहा है आंसर। तो मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि ऐसा मदर टंग तो मैंने नहीं सुना है कि +2 लेवल पे मदर टंग का ऐसा, बट हो सकता है, एक बार इसको देखना पड़ेगा, इसको गूगल पे चेक करके कर लीजिए। हिंदी हो सकता है, लेकिन सभी विषय तो नहीं हो सकते। हाँ, मतलब कि देखिए प्राइमरी क्लासेस तक तो चलता है मदर टंग, लेकिन प्लस इंटरमीडिएट मतलब 10th के बाद भी आप मदर टंग में पढ़ाना, वो भी ब्रिटिश के टाइम पे, तो थोड़ा इम्पॉसिबल ही लग रहा है मुझे, क्योंकि उन्होंने तो इंग्लिश एजुकेशन को बल्कि कंपलसरी करने का कहा था ना, बड़े क्लासेस में तो इंग्लिश में पढ़ाने के लिए बात थी, तो मदर टंग में तो वो शायद ही ऐसा करेंगे।
इसका बताइए। HTTP इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? Hypertext Transfer Protocol is So option B, fetching an HTML document from a web server. यानी कि एक एप्लीकेशन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर है बी। ना, जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जैसे कई सारे हाइपर टेक्स्ट का मतलब समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जब भी गूगल पे कुछ सर्च करते हो, या मान लीजिए गूगल पे कोई आर्टिकल या कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी सोशल मीडिया ही देख रहे हो, तो देखते हो कई कई सारे लिंक होते हैं। अगर आपने स्क्रॉल करते करते गलती से उस लिंक पे क्लिक कर दिया तो आप डायरेक्ट दूसरे पेज पे चले जाते हो। आपने ऐसा नोटिस किया होगा, ये बहुत कॉमन है। अगर आप जब भी गूगल पे कुछ सर्च करते हो और पेज को स्क्रॉल करते हो, तो उस पूरे पेज में छोटे छोटे लिंक भी दिए रहते हैं, अलग अलग तरह का लिंक। गलती से या मान लीजिए आपने अगर उसको क्लिक कर दिया तो पता लगा आप दूसरे पेज पे चले जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड हाइपर लिंक। वो हाइपर लिंक है एक तरह का, ठीक है। तो जो HTTP होता है, एक्सक्यूज मी सर, गुड इवनिंग सर। क्लास थोड़ा सा मिस हो गया है क्या? अभी स्टार्ट हुआ है? नहीं अभी होगा, 11 बजे से स्टार्ट होगा। आप मतलब नहीं सर, नहीं मतलब आपने क्लास 9:45 पे स्टार्ट कर दिया इसलिए बोला। आपने लिंक तो 10 PM का भेजा था। नहीं, मतलब 10 बजे से क्लास क्यों स्टार्ट होगा? अगर 9:30 का क्लास है तो 10 मिनट स्टूडेंट्स आते हैं, 10 बजे से क्लास क्यों स्टार्ट होगा? ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि 10 बजे क्लास स्टार्ट होगा? सर वो क्लास टाइमिंग पे 10 PM लिखा हुआ है। सर आपने लिंक जो सेंड किया है उस पर 10 PM लिखा है। सर क्लास टाइमिंग पे 10 बजे लिखा हुआ है। सर लेकिन सर मैं आपकी बात से इसलिए एग्री हूँ ना सर, आपने जब लिखा ना कि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड प्लीज काइंडली ज्वाइन, तब मैंने फटाफट से ज्वाइन कर लिया अपने आप को। मेरा दिमाग खराब हो गया लग रहा है। सर मैंने जो सर लिंक अभी देखा 3-4 दिन से आप 10 आपने o'clock की ही क्लास ले रहे हैं और आपने लिंक भी उसी टाइम का भेजा है ना, तो पता एक नहीं बार चल सर पा और रहा एक है। बार हुआ था सर, 10 बजे वाली क्लासेस तो 9:30 बजे होनी चाहिए थी, बट आप 10 बजे आए भी नहीं। सर आपने जो लिंक शेयर किया है उस पर 10 PM लिखा है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। सॉरी भैया, नो क्या सर, बताऊं। हो जाता है सर, हो जाता है, अब मिस्टेक हो आप जाती है सर। हो नहीं जाता। आप ये लगेगी कि मैं 9 बजे से लेकर के और अभी रात का कितना बज गया, 10 बज गया, यानी इट्स ये मेरा 13वां घंटा है काम करने का। 9 से 5 कॉलेज में था, फिर कॉलेज के बाद अपना कुछ काम किया, फिर 8 बजे से पेपर 2 लिया, और ये मेरा 13वां घंटा है जब मैं, तो मेरा दिमाग जो है ना वो 60% ही काम कर रहा है। अभी 40% तो अब पता एक नहीं, रेस्ट सर। देखा ही नहीं। सर आप थोड़ा सा रेस्ट लिया करिए, मतलब बीच में गैप थोड़ा सा। सर ये 8 बजे वाली क्लासेस स्किप करनी पड़ेगी। नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा अभी क्योंकि एग्जाम वगैरह चल रहा है ना, तो एग्जाम के टाइम पे थोड़ा हो जाता है। सर सॉरी सर, अगर मैंने आपने आपको डिस्टर्ब मैसेज ना किया। किया होता ना कि क्लास ऑलरेडी स्टार्ट सर हो गई है, तो पता ना पड़ा होता सर। अब मुझे बताइए, मैं लग रहा है 10 बजे वाला 2-3 दिन वही लिंक कॉपी पेस्ट किया होगा, मैंने देखा ही नहीं कि वो क्लास। सर मतलब मेरा क्लास थोड़ा मिस हो गया, इसका मतलब यही है ना? कुछ मिस नहीं हुआ, ये तो हम PYQ कर रहे हैं, तो चौथा क्वेश्चन है। इससे पहले 3 क्वेश्चन हमने किया है। मेरा तो मिस हो गया ना। मिस कुछ भी नहीं हुआ है, ये हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं। खैर चलिए, तो गाइस HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी सर, fetching an HTML ऑप्शन बी। document from a web server सर। ऑप्शन बी हो। क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी, सर एक फेचिंग एन HTML वेब डॉक्यूमेंट सर्वर। फ्रॉम अ वेब सर्वर। Option B. फेचिंग एन HTML डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ वेब सर्वर, मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ वेब सर्वर। पहला है टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा था कि HTTP का इस क्या है, एक तरह का मतलब कि एप्लीकेशन है, एक तरह का एप्लीकेशन है जिसका काम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। यानी जो गूगल पे हम लोग, हमारा जो पूरा वेब है, वेबसाइट है, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर या किसी चीज़ को, कई सारे हाइपर लिंक होते हैं, तो उससे रिलेटेड ये टर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये एक तरह से एक एप्लीकेशन है जिससे कि हम लोग डॉक्यूमेंट को मतलब फेच करते हैं, डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना या शेयर करना, ठीक है। तो दिस इज HTTP, है ना। इसका आंसर बताइए। अब बताइए, मेरी ही गलती है और मैं आप ही को बोल रहा हूँ।
सॉरी ये सर, बताइए था क्लास। नो नो प्रॉब्लम सर, कोई बात नहीं इसलिए सर। मुझे लग रहा था कि बच्चे स्टूडेंट्स आ क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि काफी देर तक स्टूडेंट्स की संख्या कम थी। फिर मैंने कहा कि ग्रुप पे एक बार ये करने के लिए। सर मैंने और सर लास्ट टाइम भी सर शायद 10 वही लिंक आया था, 10 बजे का क्लास का टाइमिंग दिखा हाँ, रहा था। एक एक दो दिन छूट गया हम लोगों से इस चक्कर में। एक दिन तो मैंने 10 बजे ही लिया था मैम, शायद इसलिए उसी दिन का लिंक कॉपी पेस्ट हो गया होगा। यस सर, उस दिन यस तो 10 यस। बजे ओके ही ओके किया ओके सर। मैंने ओ ना डाटा नो इशू सर। रखा था तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। मैंने अब 10 EPM का ऑन किया तो इसलिए थोड़ा सा। था। चलिए कोई बात ओके नहीं। ओके सर, कोई नहीं। नो इशू सर। स्टेटमेंट्स यहाँ पे देखिए, दो स्टेटमेंट हैं। इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, यानी जो वेस्ट वाटर को हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द लार्ज फ्लोटिंग मटेरियल्स आर रिमूव्ड इन द स्क्रीन चैम्बर। जो हमारा गंदा पानी है, तो गंदा पानी को जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें जितने भी फ्लोटिंग मटेरियल्स है, क्या हम उसको रिमूव कर देते हैं। और दूसरा है कि कोलोइडल एंड डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वेस्ट वाटर आर रिमूव्ड इन द ग्रीन चैम्बर। यानी जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट है, यानी अपशिष्ट, मतलब जो गंदा पानी होता है, गंदे पानी में तो कई सारे पार्टिकल्स मिले होते हैं ना, जिस वजह से तो वो पीने लायक नहीं बचता। तो क्या हम उसको कहीं ना कहीं रिमूव कर देते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम ग्रीट चैम्बर बोल। तो क्या एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम सारे गंदगी को, जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट पानी में मिला है, क्या उसको हम निकाल लेते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है। सर ऑप्शन सी शायद होगा। सर स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी सर। सर ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स। सही है, दोनों सही है वैसे। ग्रिड चैम्बर के थ्रू जो है ना, हम लोग अपशिष्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का ही एक प्लांट है, सिस्टम है। जो ग्रिड चैम्बर है ना, ग्रिड चैम्बर, वो एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए ही यूज किया जाता है। एक तरह से उपचार है, ट्रीटमेंट है वो, जिसमें गंदे पानी से हम लोग ऑर्गेनिक हैवी इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट है ना। सर ब्रीथ का मतलब क्या होता है? हाँ, ब्रीथ क्या चीज है? चैम्बर तो समझ में आ रहा है, ब्रीथ कोई टर्म है या? नहीं, ग्रिड चैम्बर सर एक तरह का ट्रीटमेंट का सिस्टम है। जैसे हम लोग घर में आरओ लगाते हैं ना, वाटर प्यूरिफायर, पानी। हाँ, हाँ, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, वैसे ही पानी को, गंदे पानी को अच्छे पानी में कन्वर्ट करने के लिए ग्रिड चैम्बर एक प्रोसेस है, एक ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। जिसमें हम लोग, मान लीजिए कि पानी में जो कंकड़ है, मिट्टी है, या कांच का टुकड़ा है, या रेत है, इस तरह की चीजें अगर पानी में है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं ग्रिड चैम्बर के थ्रू। ठीक है। ओके हाँ, ओके तो एक तरह से इसको हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट कह सकते हैं। हालांकि इससे पानी पीने योग्य नहीं बनता, लेकिन हाँ एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है, प्राथमिक, कि जिससे हम लोग, जैसे हम लोग वो होता है ना, नहीं, हम लोग जैसे मान के चलिए कि कोई कपड़ा है। अब एक कपड़ा, एक मान लो एक कपड़ा दे दिया, उसमें पानी डालो, तो नीचे क्या होगा, जितने भी रेत मिट्टी होंगे वो कपड़े पे ही रह जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा। पहले के टाइम पे ऐसे ही पानी प्यूरिफाई किया जाता था, जब जब पानी बहुत साफ होता था, ऐसे 15-20 साल पहले। मैंने तो ऐसे पिया है पानी। जैसे नदी वगैरह में क्या होता था ना, मुझे लगता है ऐसे, जब बहुत छोटा था, मुझे आज भी याद है, 15-20 साल पहले, तो उस टाइम पे जो गंगा का जल, और जो हमारे शहरों में जो पोखरा तालाब, उसका पानी तो मतलब पीने लायक होता था। मैं तो पिया, मतलब मुझे ध्यान है कि मैं पिया भी हूँ, आप लोग भी पिए होंगे जो गाँव से जुड़े हैं। तो उसमें क्या होता था कि जैसे कुछ भी ऐसा कपड़ा, थोड़ा साफ कपड़ा ले लिया, और साफ कपड़ा लेके क्या करते थे, पानी लेकर के उस पर कपड़े पे डालते थे पानी, ताकि जो भी धूल मिट्टी कंकड़ रेत है, वो कपड़े पे ही रह जाए, बस पानी पानी नीचे आ जाए। जैसे जूस वगैरह हम लोग फिल्टर करते हैं ना, और उस पानी को पिया जाता था, मतलब इतना साफ पानी होता था। 1900 मतलब 2000 2003-4 तक ऐसी। अब तो खैर नहीं पी सकते, पानी इतना गंदा हो गया। बट मुझे लगता है कि 21वीं शताब्दी के शुरुआत तक पानी तो था, मतलब ठीक ठाक था, लोग पी लेते थे। तालाब वगैरह का पानी, नदी का पानी, गंगा जल वगैरह तो पी लेते थे लोग, आज भी पीते हैं, पर अब तो बहुत गंदा हो गया। तो वो है, ठीक है, एक तरह से ट्रीटमेंट का प्रोसेस है ग्रिड चैम्बर। सर यहाँ पे डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कंटेंट बोला है ना सर, डिसॉल्व्ड को कैसे वो ग्रिट चैम्बर, ग्रिट मतलब थोड़ा मतलब बड़ा स्टोन होगा तो शायद वो निकल जाएगा, बट डिसॉल्व्ड थिंग कोलोडियल मतलब भी ऑलमोस्ट डिसॉल्व्ड है मर्ड सर। होता है, ये जो मर्ड इनऑर्गेनिक होता है सॉलिड्स पानी को में निकालता है। उसको ना ट्रिकलिंग, एक होता है ट्रिकलिंग फिल्टर। जो मर्ड होता है ना पानी में, उसको ट्रिकलिंग फिल्टर से भी मतलब हटाते हैं।
तो इसमें और ये जो होता है ग्रिड चेम्बर, इससे कंकड़ पत्थर हटाते हैं। क्या होना चाहिए आंसर कीचड़ बताइए, होता है। क्या होगा इसका आंसर? सर बोथ आर करेक्ट होना चाहिए फिर। इसमें वैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सर जो सर स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, क्योंकि सर जो ग्रिट चेम्बर होता है वो एक्चुअली सिर्फ जो माइनर 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 वही माइनर करेगा, माइनर बड़े को नहीं पार्टिकल करता। होते हैं, वही उनको ही हटा पाता है सर। ये कोलाइडल और डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कंटेंट को नहीं हटा पाएगा। सैंड को ये हटा सब सकता हटाने के है। लिए ना ट्रिकलिंग फिल्टर ही यूज करते हैं, ये जो मतलब हाँ, कोलाइडल ये सब ऑर्गेनिक वाला होता है। और सर जैसे सैंड तो पानी में डिसॉल्व होगा नहीं, तो वो ग्रिड चैम्बर से अलग नहीं, वो सब ग्रिड डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक में नहीं आएगा। ग्रिड चैम्बर में वही सब अलग हो सकता है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। तो सैंड वगैरह एग्जांपल है उसका सर। क्योंकि इन ऑर्गेनिक में आपका और भी जैसे जो घर से हमारा जो सॉरी ऑर्गेनिक कंटेंट में जो घर से हमारा कूड़ा कचरा निकलता है ना, जैसे सब्जी वगैरह हो गया या डोमेस्टिक वेस्ट कई तरह के, तो वो ऑर्गेनिक में आते हैं। इन ऑर्गेनिक में आपका कंकड़ वगैरह ये सब। तो दूसरा आई वाला थिंक आपका आंसर सी होना चाहिए। आंसर सी ही होगा इसका, पहला करेक्ट दूसरा इनकरेक्ट। ठीक है, ये सर स्टेटमेंट 1 राइट है, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। इसको बताइए गाइस, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नेशनल कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च NCHER इज द एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया। यानी एक बॉडी, एक कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो क्या ये एक रेगुलेटरी बॉडी है हायर एजुकेशन के लिए, है ना? और दूसरा कह रहा है कि द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन will not be dealing with entry regulation function of AICTE, MCI, मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI, as recommended by the नेशनल नॉलेज कमीशन। क्या होना चाहिए करेक्ट? सर ये जो AICT इन सब का फुल फॉर्म आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना, तो हेल्पफुल हो जाएगा थोड़ा। जो हमारा AICTE है ना, AICTE का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन ठीक है। MCI का मतलब होता है मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसा है ना। और BCI का क्या होता है फुल फॉर्म? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ वाला बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो 2005 से 2009 में आया था ना, जिसको सैम पित्रोदा कमेटी भी कहते हैं ना, सैम पित्रोदा 2005 से 9 के बीच जो आया था, तो क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश के अनुसार उच्चतर शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण AICTE, MCI, BCI और के प्रवेश स्तर के विनियामक प्रकारों को नहीं देखेगा ऐसा? ये आपसे कह रहा हूँ। सर फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग। सर इसका भी ऑप्शन सी ही होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। जी सर ऑप्शन सी इज करेक्ट। पहला वाला तो वैसे सही है, क्योंकि नेशनल कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च जो है वो तो खैर एपेक्स मतलब उच्चतम संस्था है। एपेक्स मतलब उच्चतम संस्था है जो रिसर्च को डील कर रहा है आज के टाइम पे। और जो दूसरा वाला है कि जो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी है खास करके हायर एजुकेशन के, विल नॉट बी डीलिंग दिस बॉडीज, चाहे वो AICTE हो, MCI हो, BCI हो। ठीक है, क्योंकि ये सारे अपने आप में भी तो एक बॉडी है ना। अब AICTE है, ये अपने आप में एक बॉडी है, MCI अपने आप में एक रेगुलेटरी बॉडी है, BCI अपने आप में एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो इसको कौन डील करेगा? ये तो अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, काइंड ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ठीक है, गलत ही होगा। दूसरा गलत है, पहला सही है। यानी फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि ये सारे अपने आप में सारे बॉडी मतलब रेगुलेटरी बॉडी है। AICTE 1945 में, फिर मेडिकल काउंसिल जो मेडिकल एजुकेशन मेडिकल कॉलेजेस को देखता है, बार काउंसिल लॉ कॉलेजेस को देखता है। तो ये सारे अपने आप में हम कह सकते हैं कि भैया, ठीक है। तो गाइज काफी सारे क्वेश्चंस हमने किए।
ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, अभी तो चलिए हम सब लोग हैं साथ में तो डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातें निकल रही है, पर जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके पास कोई होगा नहीं, आपको अकेले ही पढ़ना है और खुद से पढ़ करके बाई और ओन आंसर भी करना है, तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। इसलिए अभी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ये उस टाइम आपको काम आएगा। अभी जो आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, उस पर अपना एनालिसिस दे रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो, गेस कर रहे हो, तुक्का जो भी, तो यही प्रैक्टिस धीरे धीरे वहां पे उस दिन के लिए आप तैयार हो रहे हो जिस दिन आपका एग्जाम होगा, तो ये सब काम आना है। क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत नहीं पता है, मतलब आधा जानते हो आधा कंफ्यूज हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, कौन सा टिक करें कि हमारा आंसर सही हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो 4 में से एक ऑप्शन आपको टिक करना है, तो सोच समझ के करना होता है। तो उसमें आपको ये सारा जो सेशन हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का, तो वहाँ आपको काम आएगा, ताकि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार कर रहे हो, आपको लगेगा कि हमने कई बार ये किया हुआ है इस तरह के क्वेश्चंस को। तो गाइस आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी वैदिक काल में शिक्षा। मैंने आपको पहले क्लास में एक्सक्यूज मी बताया था, सर, एक्सक्यूज मी सर, डाउनफॉल हुआ तो क्या आया, बुद्ध काल, बुद्धिस्ट पीरियड, कब से कब तक, 600 से 1200 एडी तक। फिर बुद्धिस्ट काल का डाउनफॉल हुआ तो क्या आया, मेडिएवल पीरियड, मुगल काल, 1100 से 1800 तक चला। और जब मुगल काल का डाउनफॉल आया तो क्या आया, ब्रिटिश इंडिया, 1800 से लेकर 1947 तक। और फिर ब्रिटिश इंडिया का दमन हुआ, डाउनफॉल हुआ तो क्या आया, आजाद भारत, 1957 टू टिल डेट टुडे। तो इस तरीके से गाइस हम लोग 5 भाग में, यानी भारत की शिक्षा प्रणाली, भारत के एजुकेशन पैटर्न को 5 भागों में बांट सकते हैं। यानी आज से लेकर करीब 2500 साल और इवन उससे भी पहले 3000 साल पहले अगर आप जाइएगा तो वैदिक काल हुआ करता था। तो उस समय क्या था, तो सबसे पहले तो ये गाइस कि अभी तक का सबसे पहला शिक्षा व्यवस्था हम इसको मान सकते हैं। दूसरी बात कि वैदिक काल में जो शिक्षा था वो क्या था, ह्यूमैनिटी हमें सिखाता था, मानवता, सत्य, प्रेम, त्याग, समर्पण, ये चीजें, मतलब आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, आपको एक अच्छा सच्चा ह्यूमन बीइंग बनाता था। इस तरह की पढ़ाई होती थी, आपका को करिकुलर डेवलपमेंट हो उस पर ध्यान, और मेन था कि सत्य की खोज, टू फाइंड द ट्रुथ, है ना। और अल्टीमेटली पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या था, टू फाइंड सैल्वेशन। जैसे आज के टाइम नहीं, आज के टाइम में हम पढ़ते हैं, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, बहुत अमीर बनना, बहुत पैसा कमाना। वैदिक काल में शिक्षा का मेन मोटो क्या था कि अगर आप शिक्षित हैं इसका मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति, सैल्वेशन, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य वही है, मृत्यु। तो मृत्यु भी आप शांति से पाएं, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, शांति, संतुष्टि, संतोषम परम सुखम, दिस काइंड ऑफ, तो इस तरह की चीजों का प्रचार प्रसार था। वैदिक काल में शिक्षा जो था गाइस अध्यात्म से जुड़ा था। इसका मतलब क्या था कि जो हमारा वैदिक काल का एजुकेशन है वो डायरेक्टली किससे एसोसिएटेड था, हमारा रिलीजन से, या कह लीजिए स्पिरिचुअलिटी से। यानी उस समय स्पिरिचुअलिटी को काफी प्रमोट किया जाता था, अध्यात्म से जुड़ी चीजें, परमात्मा, गॉड, या फिर भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर क्या है उस समय, क्योंकि ऋषि मुनि थे। जैसे आज के टाइम पे हम लोग कहते हैं ना रिसर्चर, साइंटिस्ट, तो उस टाइम का रिसर्चर कौन थे, यही थे, ऋषि मुनि, संत महात्मा, है ना, महर्षि। ये लोग क्या करते थे गाइस, पढ़ते थे, रिसर्च करते थे, कई सारी किताबें लिखते थे। तो वैदिक काल का कई सारा हमारा फाइंडिंग्स है जो आज भी हम लोग यूज करते हैं ना। वैदिक काल के फीचर्स की अगर हम बात करें गाइस तो उस टाइम पे 4 वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे पुराना माना जाता है, वेदों में भी सबसे पुराना क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद आपका यजुर्वेद, फिर सामवेद, और सबसे लेटेस्ट अथर्ववेद, जिसमें ब्लैक मैजिक, मिरेकल, आयुर्वेद, ये सब हमारा अथर्ववेद में हमें मिलता है। ठीक है, तो वैदिक काल में गाइस क्या था कि लिपि नहीं था, जैसे आज हमारे पास है ना इंग्लिश में रोमन स्क्रिप्ट, हिंदी में देवनागरी। तो उस समय कोई स्क्रिप्ट तो था नहीं, क ख ग घ ABCD तो कुछ था नहीं। तो उस समय पे क्या था ना, एक पीढ़ी के लोग दूसरे पीढ़ी के लोग को बोल के बताते, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, अब आप अपने जूनियर, उसके जूनियर, ऐसे चलता रहता था। मतलब 100, 200, 500, हजारों साल तक यही चला, क्योंकि उस टाइम पे लिपि तो था नहीं ना। तो मुझे जो नॉलेज है मैं आपको दे दूंगा वर्बली, मौखिक, और आप किसको दोगे, अपने से अपने स्टूडेंट, फिर उनके। और ये पूरा गुरु, इसलिए तो गुरु शिष्य परंपरा क्या थी, यही था। शिष्य कहीं ना कहीं गुरु पे निर्भर था कि गुरु सिखाया, फिर शिष्य भी कभी गुरु बनेगा, फिर वो अपने स्टूडेंट। तो इस तरह से गाइस नॉलेज का ट्रांसफर होता रहता था, नॉलेज जो है ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये चलता रहता था। वैदिक काल में गाइस संस्कार, जिसको उपनयन संस्कार कहते हो ना, ये भी होता था। यानी कि क्योंकि उस टाइम पे स्कूल तो होते नहीं थे, पाठशाला, कॉलेज, उस टाइम क्या था, गुरुकुल। तो गुरुकुल में गुरु होते थे, वहां पे आपको गुरुकुल कहाँ होता था, शहर से दूर, कोलाहल से दूर, जंगल के बीच, मतलब प्रकृति के बीचों बीच, गोद में। तो चाहे आप मतलब किसी भी घराने से हो, राज घराने से हो, या किसी,
आपको गुरुकुल जाना है तो भैया आपको एकदम बिल्कुल सादा जीवन वहाँ ये करना पड़ता था। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा रामायण आपने पढ़ा है, आपने महाभारत पढ़ा है, तो आपने वहां पे देखा है कि भाई जो राजघराने के अब राम थे या उनके भाई थे या पांडव थे, कौरव थे, वो गुरुकुल में जाके सादा जीवन जीते थे, भिक्षाटन करते थे या साफ सफाई करते थे, यानी सब कुछ खुद से करना होता था। वहाँ ये नहीं कि आप राजा के घर के हैं तो भाई आपको जो है सिंहासन मिलेगा, एसी मिलेगा, कूलर मिलेगा, पंखा मिलेगा, वो नहीं। वो तो भाई वैसे ही झोपड़ी जो गुरुकुल होता था, वहां सबको एक समय तक वहीं रहना है, कष्ट काटना है और सीखना है, पढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है, धनुर्धर जो विद्याएं हैं वो सीखनी है। और उसके बाद जब आप 17-18 साल के हो जाते तब आपको फिर से मतलब अपने जो आपकी राज है वहां वापसी होती थी आपकी। तब आपको मतलब कहते हैं ना कि जो ताजपोशी होती थी कि राजा वगैरह जो भी बनाया जाता था, लेकिन 10-12 साल आपको गुरुकुल में बिताना पड़ता था। और ये कब होता था? जब आप 5 साल के हों या 8 साल के हों तो उपनयन संस्कार, इसमें बाल हटाया जाता है ना, उपनयन संस्कार, उसके बाद आपको गुरुकुल भेजा जाता था। ठीक है। इसमें गाइस वैदिक पीरियड में 4 वर्ण हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो ये 4 वर्ण का जो सिस्टम है ये उस टाइम पे आया। इसके बाद ऋग्वेद की उत्पत्ति भी गाइस इसी समय पे हुई है और ये सबसे पुराना है, वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद है, जिसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का पहला लिखित हम मानते हैं कि दुनिया का मतलब कि इंडिया और पूरे यूरोपियन जो लैंग्वेज है उसकी फैमिली का फर्स्ट क्रिएशन मानते हैं। तो हम मान सकते हैं पूरे विश्व का सबसे पहला लिखित जो हमारे पास टेक्स्ट है ऋग्वेद, वन ऑफ द फर्स्ट रिटन टेक्स्ट, ऐसा हम कह सकते हैं पूरे विश्व का। इसमें गाइस टोटल 10 मंडल हैं और 10,000 से ज्यादा मंत्र हैं, 10,500 मंत्र हैं। जितने भी मंत्रार्थ वगैरह यूज होते हैं ना पूजा वगैरह में, तो वो ऋग्वेद से ही आता है। और इसी में गाइस 33 कोटि के देवी देवता, जो 33 टाइप्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, वो जो कई लोग कहते हैं 33 करोड़, तो वो करोड़ नहीं है, 33 कोटि है, 33 टाइप्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, 33 करोड़ नहीं, 33 टाइप्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, ये ऋग्वेद में बताया गया है। इसके बाद यजुर्वेद लिखा गया, यजुर्वेद आया। यजुर्वेद में क्या? यज्ञ की विधि, जैसे यज्ञ होता है ना, यज्ञ होता है, आहुति दी जाती है, तो इसकी विधि कैसे यज्ञ होगा, तो उसके बारे में इसमें टोटल 40 चैप्टर्स हैं यजुर्वेद में। कर्म कांड, कैसे पूजा पाठ, यज्ञ, है ना, अनुष्ठान जो भी होता है, आज भी ये परंपरा है, भारत में चलती है, तो उसकी पूरी जो प्रोसेस, जो रिचुअल्स हैं वो आपको यजुर्वेद में मिलेगा। और प्रोज फॉर्मेट में सारा, मतलब पोइट्री के फॉर्मेट में, मंत्र श्लोकास, तो वो मिलता है। यजुर्वेद के बाद क्या आया? सामवेद। सामवेद में गाइस क्या है? साम का मतलब क्या होता है? संगीत, यानी ये संगीत से रिलेटेड है। इसमें भी मंत्रास हैं करीब 1824। टोटल जो मंत्र है वो कितना है? 1824। ठीक है। इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस में बटा हुआ है। और सामवेद में ही हमें जो गॉडेस इंद्र है ना, जो भगवान के गॉड, किंग ऑफ गॉड, लॉर्ड इंद्र, उनके बारे में, अग्नि, सविता, तो ऐसे गॉड एंड गॉडेसेस का डिस्क्रिप्शन हमें सामवेद में मिलता है। फिर अथर्ववेद आया जो लेटेस्ट है, इनमें सबसे लेटेस्ट है, वैसे तो ये भी बहुत पुराना है, बट इन चारों में जो लेटेस्ट है वो अथर्ववेद है, जिसमें ब्लैक मैजिक, मिरेकल, है ना, आयुर्वेद, ये सारी चीजें अथर्ववेद में। इसमें भी करीब 6,000 मंत्र है, 6,000। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चारों जो वेद हैं ये स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, मंत्र, ईश्वर की प्राप्ति, इन चीजों से जुड़ा हुआ है। वैदिक पीरियड का जो मेन उद्देश्य क्या था, उस टाइम का जो टीचिंग होता था उसका मेन उद्देश्य क्या था? नॉलेज का डेवलपमेंट, मतलब लोगों का था कि भाई हमको ज्ञान, क्योंकि उस टाइम पे गाइस मतलब कि ये जॉब्स और ये एंट्रेंस तो होता नहीं था। अभी तो मान लीजिए हम पढ़ते हैं, हमारा एक फोकस है नेट क्वालिफाई करना है, जेआरएफ करना है, यूपीएससी करना है। उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं। उस टाइम तो भाई मेरे को ज्ञानी बनना है, ये तो होता था कि मुझे विद्वान बनना है, मुझे शास्त्रार्थ करना है। तो ज्ञान प्राप्ति जो है ना मेन ऑब्जेक्टिव था। इसलिए उस टाइम पे लोग बहुत मतलब कि ज्ञानवान होते थे, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति ही उनका उद्देश्य था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान, मतलब विद्वान कहलाना है। ठीक है। इसके अलावा गाइस कल्चर का प्रोटेक्शन, जो वैदिक कल्चर था, पेड़ पौधे, पर्यावरण, उसका संरक्षण, तो वो भी सिखाया जाता था कि कल्चर, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, इन चीजों को बचाना। और जीविकोपार्जन, क्योंकि उस टाइम का जीविकोपार्जन अलग था। उस टाइम पे इंडस्ट्री तो थी नहीं, फैक्ट्री तो थी नहीं, सर्विस तो था नहीं। तो उस टाइम क्या था? फार्मिंग था, कृषि था, पशुपालन था, जिसको आप एनिमल हस्बेंड्री कहते हो, या कला था, शिल्पकार था, मतलब इस तरह की चीजें, फार्मिंग से रिलेटेड, पशु को पालन, इन चीजों में आपको पारंगत किया जाता था कि आप कुछ ना कुछ अपना जो है रोजगार भी कर सके पढ़ने के बाद। इसके अलावा नैतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, कैरेक्टर इज लॉस्ट, कहते थे पहले, इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो यहीं से आया कि भाई कैरेक्टराइज, जो आपका चरित्र है उसकी महानता।
तो उस टाइम का ये प्रासंगिक। इसके बाद स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, अध्यात्म के प्रति आपका रुझान, आपका एक ये कि भाई आप आध्यात्मिक हो, है ना, सात्विक जीवन। ये उस समय भी गाइस प्रारंभिक शिक्षा होती थी, फिर उच्च शिक्षा होती थी, जिसमें आपको ग्रामर, लैंग्वेज, धर्म नीति, शास्त्र, वेदास, उपनिषद, ये सब पढ़ाया जाता था। मेथड क्या था गाइस पढ़ाने का? क्योंकि उस टाइम पे जैसे मैंने कहा लिपि तो था नहीं, तो क्या होता था, सिमुलेशन, यानी सुन करके। अभी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता है क्लास में अगर आपने सुन लिया तो आपको पता लग जाता होगा कि क्या है, दोबारा शायद एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। तो उस टाइम यही होता, सिमुलेशन, सुन करके। अब जो गुरु हैं वो बोल रहे हैं, सुनते 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 आपको याद हो गया, है ना। जैसे कोई मंत्र है, आप 4 बार 5 बार 10 बार सुनिए, देखिए आपको याद हो जाएगा। तो वही होता था, सिमुलेशन, मेमोराइजेशन, रटना। सर आपने भी ये सिलेबस इतनी बार पढ़ा दिया है तो आपको भी अब पता ही चल जाता होगा ना कि हाँ इस फलाने टॉपिक में ये कंटेंट है, इस चीज के रिलेटेड ये सारी चीज रिलेटेड है। मैं आपको भी तो मैं पेपर 1 और पेपर 2 आंख बंद करके पढ़ा सकता हूँ। मतलब 70% जो नई चीजें एकदम बिल्कुल क्रिटिकल है वो तो मुझे देखना पड़ेगा, बट जो रटी रटाई चीजें हैं ना, जो रटी रटाई, जैसे ये सब हो गया सिलेबस, और इंग्लिश लिटरेचर भी, और ये पेपर 1, मैं आप आंख बंद करके पढ़ा सकता हूँ, ब्लाइंडली, देखना भी नहीं पड़ेगा मुझे। मतलब इतनी बार मैं पढ़ा लिया, 2020 से पढ़ा रहा हूँ, अब ये 6ठा साल है। तो सर ये तो तो सिमुलेशन ही हुआ ना सर। हाँ, सिमुलेशन भी है, प्लस क्या है कि हर दिन पढ़ा रहा हूँ ना, एवरीडे। अब एक साल में 2 बार एग्जाम होता है, पहले जून सेशन, फिर दिसंबर, यही चीज पढ़ा। कुछ नया नया ऐड तो वही 10% होता है, बाकी तो वही सेम है। 10% ही तो नया ऐड होता है ना, बाकी तो सेम है। तो यही है, अब बार बार वही बोलते हैं, प्रैक्टिस एंड परफेक्ट। अब मुझे आज भी याद है कि स्टार्टिंग में जब मैं अपना सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाता था ना 2022 में, तो एक साहिना आफरीद करके मैम आती थी तेलंगाना से। तो उस टाइम मैंने नया पढ़ाना स्टार्ट किया था, इंग्लिश पेपर 2, तो मुझे बहुत डर लगता था पढ़ाने में। तो ये तो मैं अपने स्टूडेंट को बोल नहीं सकता ना कि मैं डरता हूँ पढ़ाने से, क्योंकि नेट जेआरएफ पढ़ाना इज नॉट इजी। कॉलेज में आप कोई एक नॉवेल पढ़ाते हो, एक नॉवेल, एक उपन्यास, पर जब आप नेट जेआरएफ पढ़ाते हो तो यू आर लाइक टीचिंग एवरीथिंग, पूरा इंग्लिश, पूरा संस्कृत, पूरा जो भी सब्जेक्ट है आपका। तो जब मैं स्टार्ट किया पढ़ाना पेपर 2 इंग्लिश का, तो मुझे बड़ा डर लगता था, मतलब क्लास लेने में भी मुझे बहुत, मैं हिम्मत करता था तब, और ऐसा करीब 1 साल चला। तो एक शाहीन अफरीदी मैम आती थी, वो कई बार मैं क्लास मतलब लिंक भेजता था, फिर मैं आज मैं क्या पढ़ाऊँ, ऐसा मुझे कंफ्यूजन होता था, डर लगता था क्या पढ़ाऊँ, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, क्वेश्चन पूछ देंगे, डर लगता था कि भाई पढ़ा पाऊंगा नहीं पढ़ा पाऊंगा, कुछ गलती हो जाएगा, कोई कुछ पूछ देगा, पता नहीं बता पाऊंगा। तो पेपर 1 तो चलो मेरा कमांड हो गया था, बट पेपर 2 में मुझे बहुत डर लगता था। तो उनसे मेरा एक बार झड़प हो गया, वो कहते सर आप तो क्लास ही नहीं लेते, आपके भरोसे हम बैठे रहते हैं, और आप जो है अचानक से लिख देते हैं नो क्लास टुडे। और क्योंकि उस टाइम पे डर से मैं लेता, हर दिन यही लिख देता था, नो क्लास टुडे, फिर कभी ले लिया कभी नहीं लिया, तो ऐसा चलता रहा। लेकिन जब 1 साल मैंने पढ़ा लिया ना, आज मुझे लगता है कि जो मेरा इंग्लिश लिटरेचर है उसमें, वही मैंने कहा कि जो 30% नई चीजें हैं वो तो खैर देखना पड़ेगा, देखो क्रिटिकल, बट 70% चीजों को मैं आंख बंद करके पढ़ा सकता हूँ, मतलब बट बिना देखे मैं पढ़ा दूँ। ऐसा मेमोरी एकदम फिक्स हो जाना ये भी बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ आप जो बोल रहे हैं कि डर लगता था, ये चीज़ मेरे साथ भी होती है। मैंने कभी इसको एक्सप्रेस नहीं किया। ऑब्वियस है, डर तो लगता ही है। अब जैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी थियरी है, अब समझ ही नहीं आता था क्या है क्रिटिसिज्म, क्या है थियरी, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है पता ही नहीं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है पता ही नहीं। तो जब पता ही नहीं है तो क्या पढ़ाऊंगा, ये भी तो है ना, पता ही नहीं है कि क्या है तो पढ़ाऊंगा क्या। बट फिर कोशिश करते 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 एक, जब मैंने 2 बैच पढ़ा लिया ना, कैसे कैसे करके यूट्यूब से, इधर उधर से नोट्स बना के, बुक से, कहीं कहीं से किसी से हेल्प मांग के, जब 1 साल पढ़ा लिया, तब तो धीरे धीरे, अब तो ऐसा हो गया कि मैंने 3-4 साल अब तो बिना देखे पढ़ा दूंगा। सर मेरा भी कुछ हेल्प कर दीजिए थोड़ा सा, ये चीज़ मेरे साथ बहुत है। मैं मतलब खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाती कभी भी। तो धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअली होगा, एक दिन में नहीं होगा, वो बहुत 1-2 साल लग जाता है, टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। सर इसी प्रैक्टिस डर से मैंने कहीं टीचिंग के लिए स्कूल में भी जॉब वो नहीं किया। ऐसे ही किसी को मतलब कर सकते हैं, टाइम लगेगा, वो हो जाता है, एक दिन में नहीं होगा ना। अब मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ तब मैं ये बोल रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग में थोड़ी ना था ऐसा। खैर, तो गाइस ये वैदिक पीरियड में जो टीचिंग है, वैदिक पीरियड में जो टीचिंग का क्या मतलब मेथड्स होता था, एक तो यही रटंती, रटना या सुन करके। अब आपने कोई मंत्र को 10 बार 12 बार 15 बार सुना, हर दिन सुना, 16वें दिन आप खुद बोलने लग जाओगे, तो ये होता है मंत्रास के साथ, ऐसा है।
ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन, उस टाइम पे जो गुरुकुल होता था उसमें जो गुरु शिष्य परम, तो चीजों को एक्सप्लेन करना, इलेबोरेट करना, या कुछ चीजों को समाज में दिखाना ताकि बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी हो सके। डिबेट, शास्त्रार्थ बहुत कॉमन था। जैसे आजकल होता है ना डिबेट वगैरह की, भाई किसी टॉपिक पे मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हो, कौन कौन जीतता है। तो उस टाइम पे ये बहुत था, शास्त्रार्थ यानी अपने विद्वता को प्रूव करना। तब ना अष्टावक्र का नाम है, अष्टावक्र, जिनका बॉडी बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा था। जब वो आए शास्त्रार्थ करने, सब देख के हंसने लग गए कि ये क्या करेगा, बच्चा है, ऊपर से शरीर इसका पता नहीं 8 बार मतलब शरीर बिल्कुल, गला ऐसे था, कान ऐसे था, मतलब पूरा शरीर ही अजीब था उनका, इसलिए उनका नाम ही था, रख दिया अष्टावक्र। बट जब वो शास्त्रार्थ करने बैठे तो सब उठ के भाग गया, जितना बड़ा बड़ा विद्वान था। तो उस टाइम पे इस चीज की बड़ी महत्व थी कि कितना ज्ञान है आपको, कितना नॉलेज है। और उन लोगों का समाज में सम्मान बहुत था, जिनको ज्ञान बहुत है उसका सम्मान बहुत है ना। तो ये एक मेथड था, विवाद, शास्त्रार्थ विधि, लॉजिक मेथड। लॉजिक मतलब तर्क करना। मैंने कुछ बोला, आपने उस पर कुछ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फिर मैंने उसको क्लियर किया, फिर मैंने कुछ, तो ये तर्क विधि, क्वेश्चन आंसर, डिस्कशन। स्टोरी मेथड बहुत कॉमन था, यानी किसी चीज को कहानी के माध्यम से, कहानी सुना के। तब ना भारत में कहानी सुनाने की परंपरा है, अब तो खत्म होगी। मतलब हमारी, मुझे लगता है जो आप में से जिन्होंने भी ग्रैंड मदर या ग्रैंडफादर देखा होगा या होंगे, तो मुझे लगता है ये लास्ट जनरेशन है जो स्टोरी टेलिंग होगी। अब हम लोग के जनरेशन में बहुत कम होगा स्टोरी टेलिंग, क्योंकि अब कहाँ हमारे पेरेंट्स स्टोरी टेलिंग करते हैं। बट उस टाइम पे मुझे याद है बचपन में लोरी या दादी की कहानी, नानी की कहानी, ये सब चलता था, क्योंकि गाइस भारत का संस्कृति में रहा है ना स्टोरी टेलिंग। कहानी मतलब भले ही हमारे भारत में हमारी दादी पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन उनको 50-100 कहानी आता था। हमारी नानी पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन उनको 50-100 कहानी आता था। ऐसा था कि नहीं था? आप में से कई लोग ये सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे, जिनके ग्रैंडफादर नहीं होंगे तो नहीं सुने होंगे, ग्रैंड मदर जिनकी हैं सुना होगा। तो ये परंपरा रही है हजारों साल से। अब तो क्या हो गया इस जनरेशन में, अब ये सब खत्म हो गया क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी में आ गए। पर ये था स्टोरी मेथड, ये पढ़ाने का भी एक तरीका था, ठीक है। फिर स्टेटमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन, तो ये कहीं ना कहीं विधि थी, मतलब क्रिटिकल भी था। रोट लर्निंग तो था, रट्टाफिकेशन तो था, लेकिन एक क्रिटिकल लर्निंग भी था, चीजों को दिखाना, प्रूव करना, एक्सपेरिमेंट। और मेन एजुकेशन सेंटर गाइस उस टाइम के क्या क्या थे, जो उस समय वैदिक काल में बना, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, धार, कनौज, नासिक, कर्नाटका, कांची, मतलब पूरे भारत के करीब 10-15 ऐसे जगह हैं जहाँ पे उस टाइम विश्वविद्यालय था। मतलब आज से 2000 साल पहले उस टाइम शिक्षा का केंद्र था ये। मिथिला, तक्षशिला, पाटलिपुत्रा, कनौज, ये एजुकेशन के सेंटर थे। और गुरुकुल जो होता था उस टाइम पे, जो शिक्षा का, ये सब मतलब जंगल में, मतलब हम कहते हैं शहर से बहुत दूर, कोलाहल से दूर, शांति में, पर्यावरण के बीच, इस तरह के जगहों पे केंद्र बनता था। बाद में जाके क्या हुआ कि जो तीर्थ स्थान हुए, जैसे वाराणसी हो गया या तिरुपति हो गया, या आपका इस तरह का जो धर्म स्थान है, उसको फिर शिक्षा का केंद्र बनाया जाने लग गया, है ना। इसके क्वालिटीज की बात करें गाइस, तो उस टाइम पे क्या था कि भैया गुरुकुल था तो फ्री एजुकेशन था, ठीक है। आप जाइए गुरुकुल में भिक्षाटन करके अपना व्यवस्था, तो उस टाइम तो बार्टर सिस्टम चलता था, तो फ्री एजुकेशन ही था। एजुकेशन का ब्रॉड मीनिंग था, मतलब ये नहीं था कि पढ़ने का मतलब जॉब पाना, जैसे आज है। आज पढ़ने का मतलब क्या है, हम सब लोग पढ़ रहे हैं, हमारा एक ही इंटेंशन है, टू गेट अ जॉब। जॉब नहीं मिला तो हम सोचते हैं पढ़ाई बेकार। यही है ना आज के टाइम का शिक्षा, तो यही है। उस टाइम का शिक्षा ऐसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम जॉब था ही नहीं। उस टाइम तो शिक्षा का मतलब था विद्वान बनना, शिक्षा का मतलब कैपेबल बनना, काबिल बनना, है ना, हर 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 विद्याओं में निपुण होना, ठीक है। पहले देखिए, अब अर्जुन है, अर्जुन जो है महाभारत में, वो अच्छा डांस भी करता है। जो व्रेनला वो बना है, जो 14 वो लोग जो वनवास में रहते हैं, तो एक साल उनका होता है ना अज्ञातवास का महाभारत में, तो अर्जुन व्रेनला बनता है, मतलब लेडी वुमन बनता है, वो डांस भी करता है। तो हर तरह से निपुण था, धनुर में भी निपुण था, जवाब देता था। तो उस टाइप का मतलब ये है ना, हर हर चीज में निपुण। इसके साथ ही साथ गाइस डिसिप्लिन का बड़ा महत्व था उस समय में। डिसिप्लिन, अनुशासन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, गुरुकुल का वातावरण अच्छा। हालांकि इन चीजों के बाद कुछ डिमेरिट्स भी हैं, ये सब तो प्लस पॉइंट था। डिमेरिट क्या था, एक कि सबके लिए शिक्षा नहीं था। मतलब राजा उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो डेमोक्रेसी था, राजा तो राजा सबकी जिम्मेदारी नहीं लेता। अब जो गुरुकुल के संपर्क में है वो पढ़ लिया, जो गुरुकुल के संपर्क में नहीं है नहीं पढ़ पाया। अभी की तरह थोड़ी ना है कि हम कंपलसरी एजुकेशन करके कुछ संविधान थोड़ी था। तो जो गुरु के संपर्क में है, जो राजा के संपर्क में, वही लोग पढ़ पाते थे, सब लोग नहीं पढ़ पाते थे। एक बात ये डिमेरिट था। दूसरा कि सोर्स ऑफ इनकम मतलब निश्चित नहीं था, कभी चना और कभी चना पे भी मना, ये हालत था। कभी मान लीजिए भिक्षा मांगने गए तो पता लगा किसी अच्छे इंसान के घर में गलती से पहुंच गए, तो पता लगा कि पूरी
सब्जी चावल खीर दही रबड़ी सब मिल गया। पता लगा किसी दिन भिक्षाटन के लिए गए तो कोई बड़ा ऑल्टर टाइप का इंसान मिल गया जो डंडा मार के भगा दिया कि मेरे घर आए हो भीख मांगने, भागो। ऐसे भी हो जाता था भाई, क्योंकि अब सब लोग थोड़ी ना भिक्षा देने के में इंटरेस्टेड है। तो वही था, तो सोर्स ऑफ इनकम निश्चित नहीं था, कभी मिल गया कभी नहीं भी मिला। तो ये एक डिमेरिट था। तीसरा कि थोड़ा रोट लर्निंग पे ज्यादा बल था। डिसिप्लिन बहुत टाइट था। डिसिप्लिन मतलब 4 बजे उठना ही है आपको, मतलब इस टाइम पे कंप्लीट करना है। तो डिसिप्लिन के मामले में मास एजुकेशन नहीं था, सबके लिए शिक्षा नहीं था। तो ये था, महिला शिक्षा कोई प्रावधान या पुरुषों में भी सब तक शिक्षा नहीं पहुंच, क्योंकि अब राजा था तो वही मैंने कहा जो राजा के संपर्क में था उसी को मिल पाता था। और कहीं ना कहीं धार्मिक शिक्षा पे ज्यादा बल, समय के साथ धर्म के प्रति जो कट्टरता है वो आने लग गई। यही कारण है कि वैदिक काल का दमन हुआ और फिर बौद्ध काल आया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आया, बौद्ध काल। तो बौद्ध Excuse काल me, सर। हम्म, सर, ये जो स्ट्रिक्टनेस हमें वैदिक पीरियड में दिखने मिल रही है, क्या आज आज के टाइम का जो बोर्डिंग स्कूल सिस्टम है, हम उसको उससे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं क्या सर? देखिए आज तो खैर कोई डिसिप्लिन नाम का चीज नहीं बचा है। अब क्या डिसिप्लिन है आज के टाइम पे? आप अगर आप कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, आपके सामने आपका बच्चा जो आप क्लास में इसको पढ़ा के आए हैं ना, वो माँ बहन की गाली देगा, आप कुछ कर भी नहीं पाइए, या वो कुछ भी करेगा वहां पे। क्योंकि आज तो डिसिप्लिन अब कुछ है नहीं, अब टीचर का कुछ भी नहीं है, बल्कि टीचर ही डर के रहता है कि पता लगे मेरे पे कहीं मामला ना कुछ कर दे क्रिएट। क्योंकि अभी का जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल अलग है। तो बोर्डिंग स्कूल क्या है? बोर्डिंग स्कूल तो मतलब वो हो गया जो हॉस्टल स्कूल है, जहाँ पे रेसिडेंशियल कैंपस है, जहाँ पे रहना खाना पीना सब व्यवस्था है। तो दैट इज बोर्डिंग स्कूल। वहां पे हालांकि थोड़ा डिसिप्लिन होता है, लेकिन अब वो वाली बात नहीं रही। वैदिक काल में डिसिप्लिन एक अलग था, शिक्षक के प्रति गुरु के प्रति एक समर्पण था ना। अब एकलव्य था, अपना मांगा तो अंगूठा काट के ही दे दिया। और आज के समय में मैं आपसे अंगूठा मांगूंगा, पता लगेगा आप मेरा गर्दन काट के ले जाइएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मतलब मैं एक डिसिप्लिन। एग्जांपल दे रहा हूँ, आज के समय में स्टूडेंट का नहीं है वो, अब सब प्रोफेशनल और दूसरे टाइप का हो गया ना, क्योंकि हमारा मतलब सर, एजुकेशन पॉलिसी ही वही है। डिसिप्लिन के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं सर, पर आप ये जो कह रहे हैं कि गुरुकुल में घर से दूर बहुत सालों के लिए रह के पढ़ना पड़ता था वहां पर, तो सर बोर्डिंग स्कूल का भी तो कुछ ना कुछ वही मोटिव है। मतलब बच्चे अपने घर से दूर स्कूल में ही रह के वहीं पे पढ़ते हैं, उनके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तो ये भी तो सर काइंड ऑफ गुरुकुल में, मतलब वो तो कह इंक्लूड नहीं सकते हैं, करते, पर फॉर्मेट वही है, बट वही सर। फॉर्मेट वही है, लेकिन गुरुकुल में थोड़ा और स्ट्रिक्ट था। सुबह 4 बजे उठना ही है, फिर नहाना है, फिर सफाई करना है, फिर भिक्षाटन करना है, सारा काम खुद, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता था ना। आज के टाइम में आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बना सकते स्टूडेंट को। मान लीजिए कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बच्चे को ये बोलने में भी 10 बार सोचूंगा कि मैं उसको बोलूँ कि यार मेरे लिए थोड़ा पानी ला देना, क्योंकि अब का शिक्षा नीति अलग हो गया। अब अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलूंगा ना कि प्लीज मेरे लिए पानी ला दो, वो हो सकता है ला दे, उसका एक भाव है, लेकिन मुझे मन में रहेगा कि यार, और उसके मन में भी रहेगा कि यार सर ने मुझे क्यों बोला। ये रहेगा, मेरे मन में भी ये भाव रहेगा और उसके मन में भी ये आएगा कि सर ने मुझे क्यों बोला। क्या मैं मतलब थोड़ा ऐसा, मतलब सर मुझे हीन भाव, हो सकता है ये मन में आ जाए, क्योंकि अब क्या है कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है ना। उस टाइम पे टीचर सेंटर्ड अप्रोच था, यानी शिक्षक की प्रधानता होती थी। अब क्या है, शिक्षक कौन है, विद्यार्थी प्रधान है, जिसको आप स्टूडेंट सेंटर्ड कहते हो। तो अभी तो चीजें अलग है, अब स्टूडेंट को पूरी स्वतंत्रता है कुछ भी करने का। तो अब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टीचर को पढ़ाना है, टीचर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा। अब स्टूडेंट ऑल इन ऑल है, सेंटर है, टीचर बस एक उसका कोच है, उसका बस मार्गदर्शक है। तो टीचर का जो पावर है वो करीब 0 हो चुका है आज के टाइम पे, जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। गुरुकुल के टाइम पे क्या था कि टीचर की बड़ी प्रधानता होती थी, है ना, गुरु शिष्य परंपरा। अब तो नहीं है ना। तो उसके भी सभी के मेरिट डिमेरिट्स होते हैं, बट जैसे डिसिप्लिन का मुझे ऐसा लगता है कि एक मन में, जैसे पहले क्या था ना, टीचर को लेकर डर बहुत होता था। अब आज के टाइम पे स्टूडेंट्स के मन में कोई डर नहीं है, क्योंकि टीचर अब ना, मारना तो खैर दूर की बात है, मारना पीटना तो खैर बहुत पहले बंद हो गया। अब तो डांट भी नहीं सकते आप, क्योंकि किसी को अगर बुरा लग गया वो जाके कंप्लेन आपका कर देगा ना हायर अथॉरिटी को, कि इस टीचर ने मुझे गंदा रिमार्क इस तरह से बोला है या कुछ ऐसे, तो कार्रवाई हो जाएगी, तुरंत टीचर पे कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए टीचर अब ज़्यादा करते भी नहीं कुछ, बच्चे कर भी देते हैं कई बार। मान लीजिए कि आपने किसी को डांटा, कोई फेल हो गया, उसको डांट दिया आपने बुरे तरह से, है ना, कुछ नहीं आता है, क्या करोगे लाइफ में, कुछ नहीं करोगे, ऐसा मान लो कह दिया गुस्से में। अब उसको बुरा लग गया कि आपने उसको पूरे क्लास के सामने ऐसे बोला, जाएगा एक एप्लीकेशन लिखेगा बढ़िया से, चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके,
कि भैया इस टीचर ने मुझे ऐसा ऐसा बोल दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, और 50 बच्चों के सामने मुझे बहुत बुरा लगा है और मैं मेंटल स्ट्रेस में आ गया हूँ, इसको सुन करके मैं डिप्रेशन में हूँ। वो हायर अथॉरिटी के पास जाके दे देगा एप्लीकेशन, अपना साइन करके, पता लगेगा कि आपका सारा सिस्टम खत्म हो गया उसे दिन, पूरी कमेटी बैठ जाएगी आपके खिलाफ। अब मतलब आज के समय में ये व्यवस्था है, इसलिए कोई अब टीचर स्टूडेंट से कोई डर थोड़ी ना है, या कोई ऐसा डिसिप्लिन भी नहीं है। तो कैन वी से तब एक्सट्रीम टीचर सेंटर्ड था, अब एक्सट्रीम स्टूडेंट सेंटर्ड है कि दूसरा वाला कुछ बोल भी नहीं सकता। तब शायद मतलब तर्क वितर्क करने से ही शायद कुछ होगा, बट तब तर्क वितर्क नहीं था, ना ही अब है। मतलब एक्सट्रीम हो जा रहा है क्या सिस्टम, कह सकते हैं। देखिए, जो गुरुकुल परंपरा थी उसमें भी कुछ डिमेरिट था, क्योंकि उसमें टीचर की प्रधानता कुछ ज्यादा, जिसको आप एक्सट्रीम कह रहे हो, कि अब टीचर इतने प्रधान हो गए कि किसी से कतराने लगा कि यार मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो मुझे डांट पड़ जाएगी, जब वो एक्सट्रीम में चला जाता है। वैसे ही अभी है, जैसे अभी स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच अपने एक्सट्रीम में जा रहा है। इसका मतलब कि टीचर कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच रहा है। टीचर को लग रहा है कि बस मैं पढ़ाऊं और घर आ जाऊं, मैं ज्यादा उलझूं ना चीजों में। पास होना है तो पास हो, फेल होना है तो हो, मेरा काम है पढ़ाना, मैंने 1 घंटा पढ़ाया, चला घर। वो वाला है ना, क्योंकि कई सारे एक्शन सर में क्या होगा सर, मतलब कुछ मिडिल, कुछ बैलेंस सिस्टम में आएगा या इससे ज्यादा एक्सट्रीम होगा सर? व्हाट डू यू थिंक? अभी तो लग रहा है कि इससे एक्सट्रीम मतलब ऐसा ही चलेगा, इससे एक्सट्रीम ना भी हो तो ऐसा ही चलेगा, क्योंकि अभी का जो शिक्षा प्रणाली है उसमें ये है कि बच्चों को आप स्वतंत्रता दीजिए। जैसे कॉलेज ऑटोनॉमस होता है, वैसे ही बच्चों को इंडिपेंडेंट, कि बच्चा अपने खुद, मतलब जिसको आप कहते हो ना सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कि स्टूडेंट को खुद से क्यों, मतलब उसको बस आप प्रेरित करिए। मैं आपको क्या करूंगा, बस प्रेरित करूंगा कि आप खुद से, आप में एक जागृति आई, अवेयरनेस की भाई मैं पढ़ूं। टीचर आपको फोर्स नहीं करेगा, बस वो आपके अंदर इंटरेस्ट जगाने का काम करेगा। वो बस एक आपका असिस्टेंट ये कह लो, या कोच कह लो, या मेंटोर कह लो, बस उसका वो रोल है कि मैंने आपके अंदर एक आग लगा दी पढ़ने की, एक, अब आपको सब करना है। तो अब स्टूडेंट फ्री है, तो उसमें क्या है, मान लीजिए 50 बच्चे हैं, 50 में 4-5 तो सेल्फ डायरेक्टेड हैं, जो खुद से सोच रहे हैं भाई पता है, बट जो रिमेनिंग 45 हैं वो तो बिना उसको प्रेशर के नहीं पड़ेगा ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है, सब तो सेल्फ डायरेक्टेड नहीं हो सकते। सर मल्टीपल टाइम्स ऐसा भी होता है सर कि प्रोफेसर्स या स्कूल के टीचर्स बच्चों को पर्पसली बुली करने के लिए भी सर एक ना एक चीज ऐसे नेगेटिव वे में बोल देते हैं कि बच्चे पे सच में बुरा इफेक्ट आ जाता है सर। हमारे स्कूल में ही हमने देखा है सर। सबसे रीसेंट केस हमारी यूनिवर्सिटी में ही हुआ कि कोई एक प्रोफेसर एक लड़की को बहुत टाइम से बोल रहे थे कि तुम अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो करो, तुम्हें किसी को बताना भी नहीं है वो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ, और जो मैं बोलूँ तुम्हें वही करना है। तो बहुत टाइम तक उस लड़की ने किसी को कुछ बताया नहीं सर। लेकिन बहुत टाइम बाद उसका जब ऐसा हो गया कि अब नहीं हो रहा है, अब घर पे बता देना है या फिर किसी और प्रोफेसर को बता देना है, तो वो प्रोफेसर ने उस लड़की को बोला कि देखो, अगर तुमने हमारे बीच की बात किसी को बताई तो मैं सबको ऐसा बोल दूंगा कि तुम्हारा किसी फलाने लड़के के साथ अफेयर है। तो फिर वो चुप होके बैठ गई, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। पहले उन्होंने बोला कि मार्क्स कट कर देंगे, फेल कर देंगे, तब नहीं बताया। फिर बोला कि लड़के के साथ अफेयर है तो नहीं बताया। फिर जब उसने बोला कि उसकी फ्रेंड ने उसे मोटिवेट किया कि भाई हमें पता है कि तेरे साथ गलत हो रहा है, तू बता। तो सर ने बोला कि देख, तू कुछ मत कर, तू बस मेरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जा, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, तू बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएगी। ना तू अपने पेरेंट्स को कुछ बता, ना मैं तेरे पे कोई इल्जाम लगाऊंगा, बस तू मेरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जा। तो सर जब ये बाहर निकला तो बहुत ज्यादा ही प्रोटेस्ट होने लग गया था हमारी यूनिवर्सिटी में सर। मतलब अब ये तक भी होता है सर कि मतलब प्रोफेसर अपनी पावर का इतना मिसयूज करते हैं कि वो कन्वर्जन तक की भी बात कर सकते हैं, या बच्चे को फेल भी कर सकते हैं, या फिर अफेयर के बारे में या दूसरी दूसरी चीजें के बारे में र्यूमर भी फैला सकते हैं उसके बारे में सर। ऐसा इतना आसान नहीं है जो आप कह रहे हैं, लेकिन हाँ मतलब वही है ना कि जैसे मान लीजिए मेरा ये मानना है, जो आपने कहा वो तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ, अग्री हूँ। ये होता है जो आप कह रहे हैं, ये होता है, होगा, होता ही है। बट ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने ऐसा किया, तो उस व्यक्ति पे कार्रवाई करना जरूरी है, ना कि उसकी वजह से आप पूरे शिक्षक कम्युनिटी को अपनी एक घेरे में रख सकते।
समझ रहे हैं? मान लीजिए एक ने गलती किया तो उसको सजा दीजिए। अब उस एक व्यक्ति के लिए अब आप मान लीजिए कि पूरे टीचर कम्युनिटी पे थोप देंगे कि हाँ भाई आज के टाइम में टीचर की मानसिकता ऐसी है और हम इसलिए उनको ये, तो डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर। या मान लो कि कोई, अब इसका जस्ट रिवर्स लो, आप इसका जस्ट रिवर्स लो। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अब उसने मान लीजिए ये गेम कर दिया टीचर के साथ, करना आसान ही है, एनीबॉडी कैन डू। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब कोई यस सर। स्टूडेंट, उसने मान लिया ब्लैकमेल टीचर को कुछ किया, कुछ मान लो फोन कॉल्स हैं, कुछ मैसेजेस हैं। अब उसने कहा कि सर आप ऐसे ऐसे मुझे नंबर दो या मेरा अपना ऐसा करो, और नहीं तो फिर मैं आपका सिस्टम सेट कर देती हूँ या कर देता हूँ। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर, हो ही सकता है सर। एनीथिंग, व्हाट आई मीन टू से कि जब किसी एक के साथ हुआ ना तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी होता क्या है कि किसी एक पे हुआ, अब उसकी वजह से पूरा कम्युनिटी बदनाम होता है, अब पूरे कम्युनिटी फेस करते हैं। अब कोई एक स्टूडेंट ने किया तो बस वही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड फैलेसी, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, फैलेसी, कि अब किसी एक का विषय को बड़ा बना के और पूरे कम्युनिटी को उसमें ये कर दिया, तो दैट इज रॉन्ग। क्योंकि ये चीजें तो देखो हमेशा से हैं, तो जहां गलत हो रहा है उस पर कार्रवाई करो, ताकि एक एग्जाम्पल बनाओ कि और कोई ऐसा ना करे, रेदर कि उस एक की वजह से हमने पूरा कम्युनिटी को एक मतलब रेस्ट्रिक्शन से उस पर इम्पोज कर दिया कि जो अच्छे लोग हैं वो भी अब डरेंगे कि भाई मुझे नहीं उलझना इन चीजों में। तो उससे नुकसान कहीं ना कहीं एजुकेशन का या स्टूडेंट्स का भी होगा ना, अगर टीचर। डेफिनेटली सर। सर ऐसे कई बार देखा है मैंने भी, हमारे कॉलेज में होता है और उस टीचर को ही रस्टिकेट कर दिया जाता है कई बार तो। हाँ, उसकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा हो सकता है। उसको रेस्टिकेट कर दिया, उसको कुछ ऐसा करिए कि वो एक एग्जाम्पल क्रिएट हो जाए कि भाई ऐसा सर अगली एक बार पे करने का सोचिए। मैथ्स डिपार्टमेंट के टीचर्स थे, तो उन्होंने कुछ किया होगा ऐसे ही, तो उसके लिए एक मीटिंग उठाई गई एबीवीपी की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके थ्रू उसको जस्टिस मिला। यस, यस सर, हमारे यहाँ पे भी ये एबीवीपी और एएसयू, यानी अब उसका फुल फॉर्म तो मुझे आइडिया नहीं है सर, लेकिन उन सारी पार्टीज ने मिलके फिर उस लड़की के लिए स्टैंड लिया, उस सर को हमेशा के लिए रेस्ट्रिकेट करवा दिया कॉलेज से और कॉलेज कमिटी से। हालांकि वो बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, वो कॉलेज कमिटी में भी थे, एग्जामिनेशन कम्युनिटी में भी थे, एंड वो प्रोफेसर भी थे, बट अब उनको पूरे यूनिवर्सिटी से ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, एंड अब वो कहीं और जॉब भी नहीं ले सकते हैं। जरूरी है, जो गलत करता है उसके साथ तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना, तभी तो एग्जाम्पल क्रिएट होगा। क्योंकि हम सब लोग तो उसी चेन में हैं, कल को आप भी प्रोफेसर बनोगे, ये पूरा एक साइकिल है, क्यू है। आज आप स्टूडेंट हो, कल फिर आप भी कॉलेज में पढ़ाओगे, फिर आप रिटायर होगे, तो हम सब लोग उसी चेन के पार्ट हैं, सब लोग उसी चेन, सब लोग उसी क्यू के पार्ट हैं। तो जो गलत करता है उस पर तो होनी चाहिए कार्रवाई, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो। अगर स्टूडेंट भी गलत करे, टीचर करे, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि पूरे कम्युनिटी को मतलब हाईलाइट कर देना। जी सर, यू आर राइट। अभी अभी डीयू में हुआ था ना, डीयू में अभी डूसू में जो जॉइंट सेक्रेटरी है दीपिका झा, अब उसने कॉलेज में जाके किसी एक प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया था ना 4-6 महीने पहले, कुछ मतलब हुआ था विषय, आई थिंक। मेरा ये कहने का मतलब है इस डेफिनेशन से वो किससे वो दिखाना चाह रहे हैं, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? अच्छा, एक सेकंड देखता हूँ क्या है कुछ। एजरा पाउंड ने कहा है कि लिटरेचर इज न्यूज दैट स्टेज न्यूज। इसका मतलब, हाँ, लिटरेचर इज न्यूज दैट स्टेज न्यूज। इसका मतलब है कि ट्रू लिटरेचर नेवर बिकम ओल्ड। यानी जो एक अच्छा लिटरेचर होता है ना, वो कभी पुराना नहीं होता, कभी यूजलेस नहीं होता, वो हमेशा यूजफुल होता है ना। जो डेली न्यूज हम पढ़ते हैं वो तो आज का न्यूज कल पुराना हो जाएगा। जो न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो, आज का न्यूज कल क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। लेकिन जो लिटरेचर में आप पढ़ते हो, पोइट्री पढ़ते हो, प्रोज पढ़ते हो, या जो अच्छे लिटरेचर है, फर्टाइल लिटरेचर, वो क्या होते हैं, कभी ओल्ड नहीं होते, कभी यूजलेस नहीं होते, क्योंकि वो हमें सेंचुरी टू सेंचुरी इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हर जनरेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल हैमलेट, पैराडाइज लॉस्ट, उसको आज भी हम पढ़ते हैं, आज भी वो उतना ही रेलिवेंट है जितना वो 16th सेंचुरी में था।
जितना वो 17 से पैराडाइज लॉस्ट 1667 यानी 17 सेंचुरी में जितना वो रेलिवेंट था, जितना वो इंटरेस्टिंग था, यूजफुल था, जितना उसका वर्थ था, उतना ही 21st सेंचुरी यानी करीब 400-500 साल बाद आज भी उसका रेलिवेंट है. दिस इज समथिंग कॉल्ड बाय एजरा पाउंड दैट लिटरेचर इज न्यूज दैट स्टेज न्यूज. यानी लिटरेचर हमेशा और हमेशा नया ही रहता है. लिटरेचर कैन नेवर बी ओल्ड. जो ऑर्डिनरी न्यूज है कि भाई फलाना मर्डर हो गया, फलाना एक्सीडेंट हो गया, जो हर दिन का वो तो आज है, कल हमें लगेगा ठीक है यार ये तो पता है. पर लिटरेचर कैन नेवर गेट ओल्डर. लिटरेचर क्या होता है, हमेशा जवान रहता है, रिमेन यंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो इसका ये मतलब है. लिटरेचर के परमानेंट वैल्यू पे उन्होंने कि लिटरेचर का वैल्यू परमानेंट है, जबकि जो ऑर्डिनरी न्यूज होता है वो इट फेड्स अवे. आज जो आपने पढ़ा अखबार में, कल को वो पुरानी खबर हो जाएगी, फिर ताजा खबर आएगा, ताजा खबर ब्रेकिंग न्यूज, फिर वो कल को पुरानी हो जाएगी. बट जो लिटरेचर है दैट इज लाइक इटर्नल, ऑल टाइम इम्पोर्टेंट, ऑल टाइम वैल्यूएबल. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही गाइस. कल फिर मिलते हैं तो और बात करेंगे. क्वेश्चन. हेलो. हाँ बताइए. आपने बताया था अभी सेकंड पेपर में एक थ्योरी थी, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी. तो उसमें सर उसका जो है संबंध क्या स्ट्रक्चरलिज्म से है? ऐसा नहीं, ऐसा सीधा सीधा कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का मतलब क्या होता है, रीडर का मतलब क्या होता है, जो पढ़ने वाले रीडर. रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को पढ़ के रिस्पॉन्स मतलब रिएक्शन देते हो, प्रतिक्रिया देते हो. यानी रीडर, मान लीजिए कि मेरे पास ये बुक है, मैंने इस बुक को पढ़ा और पढ़ करके क्या दिया, अपना प्रतिक्रिया. तो इस मान लेते हैं दिस इज अ बुक, इस बुक को मैंने भी पढ़ा और इस क्लास में अभी 25 बच्चे हैं, मान लीजिए हम सभी 25 ने, जो 25 लोग अभी हम लोग हैं इस क्लास में, मैंने 25 को ये किताब दी पढ़ने के लिए. तो 25 लोग इस किताब को पढ़ेंगे तो 25 अंडरस्टैंडिंग आएगी, 25 इंटरप्रिटेशन आएगा, 25 मीनिंग, 25 नए तरीके आएंगे उसको समझने समझाने का. क्योंकि 25 लोग पढ़ेंगे, सबका अपना माइंडसेट है, सबका अपना एक परसेप्शन है, सबका अपना पर्सपेक्टिव है, सबका अपना एक इंटेलेक्ट है. तो सभी के समझने का तरीका अलग हो सकता है. इट वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो रीडर रिस्पॉन्स थियरी एक ऐसा थियरी है जिसमें रीडर जो होता है ना, दैट बिकम एक्टिव. दे डोंट फाइंड रेडीमेड मीनिंग. वो एक नया मीनिंग फाइंड आउट करने के चक्कर में रहता है कि मैंने हेमलेट पढ़ा तो मैं वो नहीं समझूंगा जो शेक्सपियर मुझे समझाना चाह रहा है. शेक्सपियर तो ये समझाना चाह रहा है कि हेमलेट है, वो प्रोटैगनिस्ट है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, वो प्रिंस है, फिर भी वो इतना फेस किया, उसके साथ हेमार्शिया हुआ, कैथारसिस हुआ, जो भी. बट जब मैं पढ़ूंगा एज अ हैप्पी गुप्ता, मैं पढ़ूंगा तो हैप्पी गुप्ता का क्या उसमें अंडरस्टैंडिंग है, वो हेमलेट को कहाँ देख रहा है. सर जस्ट 1 मिनट. अभी जैसे आपने एक टॉपिक था उसमें जो पानी के बारे में बात हो रहा था, तो आपने कहा आज के समय में पानी इतना मतलब बेकार हो गया, गंदा हो गया है कि पीने लायक नहीं है, मतलब बिना फिल्ट्रेशन करके. तो मेरे माइंड में आया कि पानी गंदा नहीं बल्कि लोग गंदे हो गए हैं इस समय. तो सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इसमें. पानी गंदा नहीं हुआ है तो मतलब क्या, आप जाकर के अपने घर के पास का जो तालाब है उसका पानी पी लीजिएगा जो नाला बन गया है. नहीं तो सर इंसान की वजह से तो ये गंदा हो रहा है, नहीं तो पहले कहाँ गंदा था. पहले इंसान, हाँ कह सकते हैं, लेकिन इसको आप इससे नहीं जोड़ सकते. ये तो हो गया कि आप कुछ भी कहीं कनेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि इंसान की जनसंख्या बढ़ी ना. इंसान पहले भी तो इंसान थे, आज भी वही इंसान है, लेकिन अब क्या हो गया कि अब जनसंख्या बढ़ गई ना. पहले हमारे यहाँ पे मान लीजिए 1 किलोमीटर पे कितने लोग, मान लीजिए कि जैसे आप ऑस्ट्रेलिया जाइएगा या यूरोप के कंट्रीज में जाएंगे, तो मेरा भाई एक है वहीं पे पीएचडी कर रहे हैं, वो बताता है कि वो अभी वहाँ पे हंगरी एक देश है ना, हंगरी, बुडापेस्ट, यूरोप में वही यस है. सर. तो बताता है कि जैसे वो कॉलेज गया, कॉलेज के रास्ते में मान लीजिए रिवर थेम्स है या कोई नदी बह रही है, अब वो इस तरह का बोतल है, ऐसा बोतल उस नदी में ऐसा डाला, पानी भरा, पिया और आगे बढ़ गया. ये बताता है वो अभी करंट में. मतलब ये है कारण क्या है कि वहां पे प्रत्येक 1 किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं, मुश्किल से 5-10, क्योंकि आबादी कम है ना, देश बड़ा है. आबादी कितनी है, 1 करोड़ पूरे देश की, उतनी तो हमारी दिल्ली की 2.5 करोड़ है. तो अब हमारे यहाँ पानी वगैरह गंदा इसलिए हो गया ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग कितने हो गए, कीड़े मकोड़े की तरह लोग हो गए. आप देखो ना, कहीं आपको खाली जमीन दिखता है, शहर में तो नहीं, अब तो गांव में भी खाली जमीन, हर जगह प्लॉटिंग हो रहा है, हर जगह इंडस्ट्री, फैक्ट्री, पता नहीं क्या है. इतना आबादी हमने बढ़ा दिया. पूरे विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत है, 150 करोड़.
कहाँ से पानी साफ होगा? पानी साफ कब होगा? जब आसपास लोग नहीं रहते। पहले जहाँ नदी बहती थी लोग वहां रहते ही नहीं थे, उससे दूर रहते थे। अब तो जहाँ पे नदी मैं देखता हूँ, अब तो गंगा नदी में लोग घर बना दिए। आप पटना जाइएगा, पटना में जो गंगा नदी, जो वहाँ पे जो गंगा का घाट है पटना में, तो गंगा नदी का जो पानी सूखता है ना, जैसे मान लो गंगा का जो लेंथ है, तो क्या होता है, पानी धीरे धीरे सूखता है उसका, तो जो पानी उसका हटा तो जमीन निकला, वहां लोगों ने 4-4 मंजिला मकान बना दिया है गंगा में, और लोग रह रहे हैं, होटल बन गया, बड़ा बड़ा तो होटल्स बन गए। तो अब इस टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? जब तक आप आबादी को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, पॉपुलेशन कम, पहले क्या था, पॉपुलेशन कम था, इंडिया में भी कम था पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन कितना हो गया? अब आजादी के समय में हम लोग कितने थे? 30-32 करोड़ पूरा देश, 1950s में 30-32 करोड़, आज कितने हैं? गुना 5 हो गए। कहाँ से पानी साफ रहेगा? अब थोड़ा बहुत पानी उधर का साफ है, हरिद्वार, ऋषिकेश, जो मतलब उधर हिमाचल की तरफ का हिमालय, उधर भी अब लोग इतना जाने लग रहे हैं, मुझे लग रहा है 10-12 साल में उधर का पानी भी गटिया गोल हो ही जाएगा। अब तो सब लोग उधर जाके रील बनाना और छुट्टी में हर सैटरडे संडे जा रहे हैं, वहाँ पे पिकनिक कर रहे हैं, तो उधर का जो थोड़ा बहुत नेचर बचा है वो भी आप देखिएगा 10-12 साल में खत्म हो जाएगा। जो उत्तराखंड वगैरह में है ना, उस साइड अभी भी साफ पानी, पर उधर भी अब मैं लास्ट ईयर गया था, तो उधर भी मैं ऐसे ही तो देखा कि वहाँ पे भी लोगों ने पूरा वाइन का बोतल, पॉलीथीन, खाना खा के वहीं फेंकना, कपड़े सब वहीं इधर ही फेंके हुए थे। मतलब इसका मतलब लोग वहाँ जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सफाई तो करेंगे नहीं, पार्टी की। अब एक तो हर पूरा सब लोग जा रहे हैं छुट्टी मनाने, आजकल उधर का एक फैशन बन गया, मनाली, शिमला और पता नहीं क्या क्या, तो वहाँ जाएंगे तो सफाई तो करेंगे नहीं, कूड़ा हर दिन हजारों हजार लोग जा रहे हैं, इतना होटल, तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत प्रकृति बचा है भारत में। पहले तो इस साइड, पहले तो ईस्ट इंडिया की तरफ या नॉर्थ इंडिया भी तो साफ था ना, जो हमारे इधर की तरफ यूपी बिहार इधर की तरफ जो, ये सब भी साफ ही था, आज से 20 से 25 साल पहले काफी साफ था। ये तो अभी गंदा हुआ है, 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग से ये सब गंदा होना स्टार्ट हुआ, वरना पहले तो बहुत साफ था भाई। मैंने तो मतलब पानी पिया है, मुझे याद है करीब 8-9-10 साल तक तो हमारे घर के पीछे मतलब एक जगह था पहाड़ के बीचों बीच, तो वहाँ पे मुझे आज भी याद है कि हम लोग फैमिली पिकनिक के लिए जाते थे, तो मतलब वहीं का वो जो तालाब जो बहता था ना, उसी का पानी पीते थे, मतलब खाना खाया और पानी जाके उसी का पीते थे। और आज के टाइम पे वहाँ पे वो थोड़ा, वो तो वैसे खत्म ही हो गया क्योंकि लोगों ने घर वर बना लिया, और जो थोड़ा बहुत बचा है बिल्कुल नाला हो चुका है। तो सोचिए आज से 15-20 साल पहले वहाँ पे लोग जाते थे, उसी का पानी पी लेते थे, बोतल में भर लेते थे, और आज वहीं जब मैं जाता हूँ तो या तो वहाँ घर बन गया या तो पूरा पानी को खत्म नाला बना दिया। तो करीब करीब हर जगह वही हुआ ना, लोग आ गए, बस गए, घर बन गया, खत्म हो गया। तो इसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, तभी होगा। Sir, please explain in brief what is structuralism and post-structuralism. स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है कि एवरीथिंग लाइज इनसाइड द टेक्स्ट। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है एवरीथिंग लाइज आउटसाइड द टेक्स्ट। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से बना है स्ट्रक्चरलिज्म। यानी जो स्ट्रक्चरलिस्ट है, जैसे फर्डिनेंड डी सोसो है ना, तो वो क्या कहते हैं, हर चीज का एक स्ट्रक्चर है। जैसे पेन है, तो पेन, पेन का मतलब पेन ही होगा। पेन का मतलब, जब भी मैं पेन बोलूंगा तो आपके माइंड में यही स्ट्रक्चर आएगा। मैं जब भी आपको फोन बोलूंगा तो आपके माइंड में यही स्ट्रक्चर आएगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। यानी सभी का एक क्या है, ढांचा है। मैं आपको बुक बोलूंगा तो बुक का अपना एक स्ट्रक्चर है, जो कि फिक्स स्ट्रक्चर है, हमारे माइंड में आ जाता है वो, जिसको आगे चल के सिग्निफायर सिग्निफाइड थ्योरी दिया ना, कि आप जो सुनते हो आपके कान में जो ऑडियो गया, उसी हिसाब से एक इमेज बन जाता है कि पेन, पेंसिल, बुक, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, होटल, जो भी वॉट एवर, सबका अपना एक क्या है, स्ट्रक्चर है जो हमारे माइंड में फिट है, तो आपके माइंड में आ जाता है। अच्छा, ये कई बार वो रियल मीनिंग से डिफरेंट भी होता है, लेकिन ऐसा होता है। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या मानते हैं कि वन वर्ड कैन कुड हैव मल्टीपल मीनिंग। अगर मैं पेन बोल रहा हूँ तो मान लीजिए कि इंग्लिश में पेन का मतलब कलम है, लेकिन हो सकता है फ्रेंच में पेन किसी को पेन का मतलब लव हो, कहीं पे पेन का मतलब वॉर हो, कहीं पे पेन का मतलब कोई अब्यूजिव हो सकता है। अलग अलग भाषा में अलग अलग जी पेन नेम बोलते हैं जो।
तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म में ऑब्जेक्टिविटी, सिंगल ट्रूथ, इस तरीके से, और हर चीज का एक स्ट्रक्चर है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, किसी भी चीज का कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, एक चीज का मल्टीपल स्ट्रक्चर हो सकता है, मल्टीपल रियलिटीज हो सकते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, सिंगल ट्रूथ एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, चैलेंज करता है उसके आइडिया को, स्ट्रक्चरलिज्म का आइडिया। तो इसी के रिएक्शन में आया था ना, स्ट्रक्चरलिज्म 1950s में आया, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कब आया, 1960s में आया। तो उसी के रिएक्शन में आया, उसी को चैलेंज किया, उसके आइडिया को, इसलिए उसका नाम है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। सर एक क्वेश्चन और है फर्स्ट पेपर से, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में डिफरेंस क्या है? अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है जब आपके पास टाइम ज़्यादा है, जैसे आप पीएचडी करते हो, टाइम ज़्यादा है, 4 साल है, 5 साल है, 3 साल है, तो समय ज़्यादा है, तो क्या होता है कि छोटी छोटी बारीकियों पे भी ध्यान देते हो आप, छोटे छोटे जगह पे जाते हो, रिसर्च करते हो, बातें करते हो, मीटिंग करते हो, इंटरव्यू करते हो, क्वेश्चन करते हो, समय ज़्यादा है, तो छोटी छोटी चीज़ों पर भी आप ध्यान देते हो। एक्शन रिसर्च कैसे इसका नाम है वैसे ही काम है। एक्शन का मतलब है जहाँ समय नहीं है, आपके पास बस 24 आवर है, 1 दिन है, 2 दिन है, कुछ आपको रिसर्च करना है, फाइंडिंग करना है, सर्वे करना है। तो एक्शन रिसर्च और अप्लाइड दोनों में सिमिलैरिटी है, अप्लाइड ही एक्शन है और एक्शन ही, लेकिन अंतर बस समय का है, टाइम फ्रेम का है। मान लीजिए कि आप मिड डे मील स्कीम है या गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम है, मान लीजिए नई शिक्षा नीति ही है, अब नई शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन पे आप रिसर्च कर रहे हो कि भारत के सभी राज्यों में एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन सही से हुआ भी है कि बस ऐसे ही मतलब हवा हवाई चीज है। अब आपके पास समय बहुत है, 3 साल है, तो आप क्या करोगे, एक एक राज्य में डेटा कलेक्ट करोगे, बिहार में, झारखंड में, यूपी में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, एक एक जगह, क्योंकि समय है ना, 4 साल 5 साल है। पर मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ मुझे 1 दिन में दो, एक सर्वे करो और 1 दिन में मुझे बताओ कि क्या हालात हैं, तो आप क्या करोगे, तुरंत एक गूगल फॉर्म बनाओगे। गूगल फॉर्म जो बनता है ऑनलाइन, गूगल फॉर्म में क्वेश्चन 10-15 क्रिएट करके, और क्या करोगे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, मतलब सोशल मीडिया पे स्प्रेड करोगे, लोगों को कहोगे कि भाई मुझे इसका प्लीज एक बार गूगल फॉर्म भर के भेजो। ये एक शॉर्टकट तरीका है। अब मान लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरे भारत के लोग हैं, केरला के भी हैं, उधर के भी हैं, हर जगह के। अब वो गूगल फॉर्म पे आपको आंसर आ गया, मान लो 50, 100, 150, 200, 500 लोगों ने आपको आंसर भेज दिया गूगल फॉर्म, सर्वे आपने कराया, आंसर आपको मिले, उस बेस पे आपने क्या किया, जनरलाइज कर दिया, हाँ भाई एनईपी की हालात। तो एक्शन रिसर्च में भी हम प्रॉब्लम सेम है, अप्लाइड में जो प्रॉब्लम है वही एक्शन में भी प्रॉब्लम एक जैसा ही होता है, लेकिन अगर समय कम है तो एक्शन रिसर्च हम करते हैं, इसमें हम अपना सैंपल साइज छोटा कर देते हैं। अब पूरे भारत को कवर कर पाना 2 दिन में, 1 दिन में संभव नहीं है, तो हमने क्या किया, सैंपल से, मतलब हम क्या करेंगे, सिर्फ दिल्ली पे काम कर लेंगे, या सिर्फ दिल्ली और किसी 1-2 शहर के बच्चों से कांटेक्ट करके काम करके, और उसी बेस पे पूरे भारत का एक दे देंगे, हाँ भाई इस 2 शहर में ऐसे हालात हैं तो भारत में करीब करीब ऐसा ही हाल होगा। ये एक्शन रिसर्च है, क्योंकि समय कम है तो सैंपल साइज छोटा, समय ज्यादा है तो अप्लाइड रिसर्च, सैंपल साइज बड़ा कि हम सब चीज को कवर करेंगे, फिर एक एक चीज की बारीकियों पे जाएंगे। तो ये डिफरेंस है, मतलब दोनों सेम है, एक तरह के समस्याओं का ही समाधान करता है, लेकिन जो मेन डिफरेंस आता है वो टाइम फ्रेम का आता है, ठीक है। और जो व्यवहारिक समस्या है उस पे ये दोनों काम करता है। व्यवहारिक का मतलब क्या है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, आतंकवाद, या फिर मिड डे मील, सरकार के जो स्कीम्स हैं, सरकार या समाज से संबंधित, तो उस तरह के प्रॉब्लम पे ये काम करता है। जो समाज की समस्या है, कृषि हो गया, अर्थव्यवस्था, तो समाज की समस्या पे काम करता है, इसलिए इसका नाम है अप्लाइड, मतलब व्यवहारिक शोध, क्योंकि व्यवहारिक चीजों पे ये काम करता है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू, बाय। गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू।